हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। सामान्य हिंदी से बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कवर कराया जाएगा। टॉपिक रहेगा वर्णमाला। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराया जाएगा। कोई फीस चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने YouTube पर चाहे किसी के द्वारा भी पढ़ा क्यों ना हो, सभी ने आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आखिर वर्णमाला की फुल इन्फॉर्मेशन क्या है। सभी ने काम चलाया है शॉर्ट में और अंदाजे से कि भाई इतना आ सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो दी है फुल तरीके से, बिल्कुल फुल। यानी इस वीडियो के सामने आप लोगों की जो किताब है वो कुछ मीन्स नहीं रखेंगी। हालांकि किताबें देखिए बहुत बड़े लेवल वाली होती हैं, लेकिन ये नोट्स जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है ये ऐसा नोट्स है कि जिसके सामने कई किताबों का मिश्रण भी फेल हो जाएगा। तो इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत, बहुत समय व्यर्थ किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्णमाला। आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, माला आप लोगों ने देखी होगी कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। जो बिंदु होते हैं माला में, जो मोती होते हैं, वो कुछ इस टाइप से बने हुए रहते हैं, तभी उनसे तैयार होती है एक माला। लेकिन ये है वर्ण की माला, है ना। इसे नाम देते हैं वर्णमाला। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित, क्रमबद्ध, है ना, समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आखिर ये वर्ण क्या है जिसकी माला बनी हुई है? वर्ण जो माला है दोस्त, इसमें आप लोगों से पूछे वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो वर्णमाला में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को स्वरों के बारे में सुनने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को व्यंजन के संबंध में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं मोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड हैं वो हैं 52, जिसमें स्वर आपके 33 और व्यंजन आपके स्वर आपके 11 हैं। स्वर आपके 11 और व्यंजन आपके 33 हैं। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो वर्णमाला के बारे में आप लोग समझ गए कि वर्णमाला किससे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, निपटाते हैं कि वर्ण किससे कहते हैं। इन चीज़ों को भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, वर्ण, क्योंकि वर्ण से ही बनी हुई माला है ना, तभी तो उसका नाम वर्णमाला है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो भी कैसी इकाई? लिखित इकाई, है ना भाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो मौखिक इकाई दोस्त ध्वनि होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना हो सकें, है ना, वही वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो सकें, जिसके टुकड़े ना हो सकें, वही वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण ही है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्त ध्वनि है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे स्वर व व्यंजन के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहा जाता है ना भाई। आप लोगों से पूछे वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर एवं व्यंजनों के सम्मिलित रूप यानी मिले हुए रूप को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ए हो गया, आ हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी वर्ण हैं, याद रखो। इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके खंड नहीं हो सकते। देखिए, उच्चारण के आधार पर अगर वर्ण के भेद पूछे कि उच्चारण के आधार पे, तो दो होते हैं। कौन कौन सा? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। याद रखना, उच्चारण के आधार पे वर्ण के भेद दो, एक स्वर एक व्यंजन। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, शब्द किसे कहते हैं? जरा सोच लीजिए, सुन लीजिए। जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह से सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है ना। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलें और उनके व्यवस्थित समूह से एक सार्थक अर्थ की प्राप्ति हो,
दैट्स कॉल्ड शब्द। जैसे कि लड़का, अब लड़का शब्द में वर्णों का मेल है, लड़की, किताब इत्यादि, ये सभी शब्द हैं, याद रखो। एक नोट पॉइंट करके आप लोग को पॉइंट बनाना है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, आप लोग अर्थ के आधार पे पूछे तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? सबसे छोटी इकाई शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसे रट लीजिएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अब यहाँ से हम कुछ वर्णमाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्त। देखिए, आप लोगों से जब ये पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से, मूल रूप यानी वास्तविक रूप से, मूल का मतलब ही जड़ से होता है ना, गहराई से होता है, याद रखो। तो कुल वर्ण पूछे या कुल लिपि पूछे मूल रूप से, है ना, हिंदी वर्णमाला में जब ये लगा हुआ है कुल वर्ण या कुल लिपि कितनी है, तो आप लोग 52 आंसर करेंगे। आप लोगों से पूछे हिंदी वर्णमाला में नंबर ऑफ वर्ण कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ण, तो आप लोग कहेंगे सर 52। कुल लिपि कितनी है, वो भी आपकी 52 ही है। अच्छा, स्वर कितने हैं? 33। और स्वर हैं 11, स्वर आपके 11 हैं और व्यंजन हैं आपके 33, ध्यान दीजिएगा, है ना। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप लगा हुआ मिले कि भाई हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं, तो मूल रूप से आप लोग याद रखिएगा ये होते हैं 44। यहाँ पे कुल था, कुल लिपि या कुल वर्ण 52, लेकिन मूल रूप से पूछे तो मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। तो 11 + 33 जब आप लोग जोड़ोगे तो ये 44 ही आप लोगों के बिल्कुल फिट बैठेंगे। अगर आप लोगों से ये पूछे कि कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 52, जिसमें 39 व्यंजन होते हैं प्लस 13 स्वर होते हैं कुल में, याद रखना, ठीक है भैया। अच्छा, इतना ही पूछेगा। चलिए, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, यानी लिखने के आधार पे वर्ण, तो लिखने के आधार पे 39 व्यंजन होते हैं, 33 स्वर होते हैं, तो लेखन के आधार पे भी वर्ण आपके कितने होते हैं, ये आपके 52 ही होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर आप लोगों से पूछे हिंदी की मानक वर्ण, हिंदी के मानक वर्ण कितने हैं, मानक वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर भी 52 होगा, जिसमें 13 स्वर होंगे दोस्त और 39 आपके व्यंजन होंगे। तो आप लोगों से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे, सभी का आंसर बिल्कुल सेट मिलेगा आप लोगों को। चलिए, मूल वर्ण कितने, एक बार फिर से देख लीजिए। मूल वर्ण आपके 44 हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसमें आप लोग देखिए किस किस को छोड़ दिया गया है। 2 आयोग वहा, ये आपका अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है, ये दोनों उच्छिप्त हैं। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव यानी संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दिया गया है। तो ये मूल वर्णों की संख्या तब 44 होती है। 8 को छोड़ दिया गया, है ना। देखिए, 2 ये छोड़ दिए, 2 ये छोड़ दिए और 4 ये छोड़ दिए, तो 4 ये, 2 ये, 2 ये, 4 4 8, कितने हो जाएंगे? 8। तो तभी तो 44 बने, वरना नंबर ऑफ वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण शामिल होते हैं 52, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए, 52 में होंगे, मूल के साथ में संयुक्त व्यंजन का जो मिलाप है वो नहीं किया जाता है दोस्त। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श, 2 द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 1 विसर्ग शामिल होता है। तो इस प्रकार से 52 होते हैं आपके, ठीक है ना भैया। मूल रूप से पूछे तो 44 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? कभी आप लोगों से ये पूछे भाई उच्चारण के आधार पे वर्ण के 2 भेद थे, है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है उच्चारण के आधार पे वर्ण कितने होते हैं, तो 45 लगाइएगा। क्यों? जिसमें 10 स्वर आते हैं उच्चारण के आधार पे, है ना भाई, और 35 व्यंजन आते हैं। तो देखो, ये इनको छोड़ दिया गया है, इनको छोड़कर, ठीक है ना भाई। तो आप लोग देखिए 45 होते हैं, इनको छोड़ दिया गया है, और भी कई छोड़ दिए गए हैं, तो 45 होते हैं, याद रखना। आप लोगों से पूछे उच्चारण के आधार पे कुल वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पे कुल वर्ण, तो ये 47 होते हैं दोस्त, ठीक है ना, जिसमें 10 स्वर और 37 व्यंजन होते हैं, यानी कि ये दोनों मिल जाते हैं। फिर ये दोनों मिल जाते हैं, याद रखो, मिल जाते हैं, या फिर यहाँ पर भी इनको शामिल नहीं किया जाता। तो उच्चारण के आधार पे 47 होते हैं, 10 स्वर होते हैं, 37 व्यंजन होते हैं, यानी फिर भी इनको यहाँ पर भी छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर भी ऋषि भी छोड़ दिया जाता है, अनुस्वार, विसर्ग, इनको भी, और दोनों क्षिप्त को भी छोड़ दिया जाएगा। तो भी कितने छोड़े हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 छोड़ दिए, 47 5 52 हो गए। इसमें यहाँ 7 छोड़े जाएंगे। ये आप लोगों से पूरी संरचना नहीं पूछेगा, केवल इतना पूछेगा उच्चारण के आधार पे वर्ण की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। उच्चारण के आधार पे वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है, याद रखना।
ये नहीं पूछेगा कि किसे छोड़ा किसे शामिल किया, इतना नहीं पूछेगा भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग व्याकरण से बात करते हैं कि आखिर व्याकरण किससे कहते हैं दोस्त। तो देखिए जो व्याकरण होती है वो हमें क्या सिखाती है, व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाती है। तो व्याकरण वह शाखा है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण डाल के अपना पॉइंट बना लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु कवर करिए। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से पूछा जाता है, भाषा की सार्थक सबसे बड़ी इकाई, या फिर आप लोगों से पूछे भाषा की पूर्ण इकाई यानी कि पूरी इकाई कौन सी है, तो वह है सेंटेंस, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य से छोटी इकाई दोस्त उपवाक्य होती है। ये सारे मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक बना के कवर कराऊंगा। उपवाक्य से छोटी इकाई दोस्त पदबंध होता है, ध्यान देना। भाषा की सार्थक इकाई सबसे बड़ी इकाई पूर्ण इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई दोस्त उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध से छोटी इकाई कभी आप लोगों से पूछे तो पदबंध से छोटी इकाई दोस्त पद या शब्द होता, ध्यान दीजिएगा। पद से छोटी इकाई अक्षर होता, अक्षर यानी कि जिसका नाश ना हो सके, अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होती है ना। अगर लिखित रूप पूछा है अक्षर से छोटी इकाई का लिखित रूप, तो वहाँ आंसर आपका वर्ण हो जाएगा। अगर ये पूछे अक्षर से छोटी इकाई कौन सी है मौखिक रूप से, तो वो ध्वनि हो जाएगा। अगर लिखित रूप से पूछा है दोस्त, वहाँ पे वर्ण हो जाएगा। इतना आ गया आप पे। तो देखिए और सुन लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, लिखित इकाई वर्ण, मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है ना, याद रखना। सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्त ध्वनि है। भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण इकाई सार्थक इकाई का नाम क्या है, तो वो है वाक्य, याद रखना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आप लोगों से पूछे एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्त व्यंजन कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु और भी आप लोगों के लिए कवर कीजिए। देखिए मूल व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 है, याद रखना। व्यंजन को हल भी कहा जाता है, हल, याद रखिएगा। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन की संख्या दोस्त 35, 39, 41, 43, 44, 45 भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन ऐसे फंसा के देगा कि आप लोग आसानी के साथ में पहचान सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन देख के आप लोग कन्फ्यूज कीजिए, हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे नहीं। कभी किसी को छोड़ा है, कभी किसी को शामिल किया है, कभी किसी को छोड़ा है, कभी किसी को शामिल किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पर आपकी जो व्यंजनों की संख्या है वो बनती है, जिसमें 35 भी होती है, 39 भी होती है, 41, 43, 44 और 45, 47 तक भी हो जाते हैं, है ना। अच्छा 47 तक भी आप लोग के हो जाते हैं। चलिए अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं, अंत्यस्थ, कि अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या सीमित है, येरे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन, याद रखना। तो येरे लेवे होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, अंदर से वॉइस आती है, ध्यान देना। अंत्यस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने में गर्म हवा का संचार होता है, तो दोस्त इनकी संख्या भी 4 होती है ऊष्म व्यंजन की, तीनों प्रकार की से और है इसमें आता है। चलिए आगत व्यंजन कौन से होते हैं, तो आगत व्यंजन जे और फे होते हैं। एक आगत स्वर पूछा जाता है, देखिए आगत स्वर ये होता है टॉफी वाला, है ना। लेकिन आगत व्यंजन पूछे तो जय और फे, ये जय और फे पहले हमारी हिंदी में शामिल नहीं थे, लेकिन अरबी फारसी से इन्हें हिंदी में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोग एक चीज़ और नोट करिएगा, जब आप लोगों को इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दिया हुआ हो और वहाँ पे 33 भी ऑप्शन में दिया हुआ है और आप लोगों से पूछे व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को 33 ही आंसर करना होगा। 33 के अलावा यानी जब 33 आपको ऑप्शन में ना दिया हुआ हो, तब आप लोगों को इनमें से किसी और ऑप्शन की तरफ चलना होगा, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए इतना वैसे कंडीशन क्रिएट करता नहीं है। आप लोगों से पूछे स्पर्श व्यंजन, तो देखिए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वो 27 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 27। अगर आप लोगों से पूछे मूल स्पर्श व्यंजन कितने, तो 25 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, है ना, ये कितने हैं, तो ये आपके ये हैं, दोनों के दोनों, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है। क्योंकि आप लोग देखेंगे ये 3 प्रकार से लिख जाएगा, एक ये लिख जाएगा, एक ये लिख जाएगा और एक बिंदी के साथ लिख जाएगा, ध्यान देना। तो इसमें अगर बिंदी लगी हुई है तो उच्छिप्त है, जैसे कि सड़क, कड़क इत्यादि, है ना। सड़क, कड़क, याद रखना। उच्छिप्त उछर के झटके के साथ में जीव नीचे आएगी, जिव्या उप जिव्या जो है वो ऊपर से टकरा के, तो ये उच्छिप्त होते हैं। ये अण खाली में आएगा, ये कै वर्ग का व्यंजन है, याद रखना, ठीक है भैया। ये डलिया वाला टे ठे डे यानी कि टे वर्ग का व्यंजन है, ध्यान दो। तो आप लोगों से पूछ लेगा उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है।
वाक्य किसे कहते हैं, जरा अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। वाक्य का मतलब ही सेंटेंस से हो गया भाई। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, ये कहना चाह रहा है दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसमें दो से अधिक पद शामिल हों, जिसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होता हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम पढ़ रहा है ना, राम पढ़ रहा है कौमा भारत एक देश है। तो यहाँ पूरी पूरी तरीके से वाक्य जो होता है दोस्त, वो भाषा की पूर्णतः इकाई, सार्थक इकाई, सबसे बड़ी इकाई होता है, ठीक ना। अच्छा, भारत एक देश है, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और इसमें दो या दो से अधिक पदों की सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। याद रखना, राम पढ़ रहा है ये भी एक कैसा है, वाक्य है, सेंटेंस है ना। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, तो आप लोगों से पूछेगा वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, है ना। इसे आप लोगों से आसानी के साथ में पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई किसी भी वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है जिसका मतलब कर्ता होता है, और विधेय का मतलब क्रिया होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, है ना भाई, किसने मारा, यहाँ उद्देश्य, उसको मारा है ना, कर्ता ने, विधेय यानी क्रिया, तो राम ने, यहाँ उद्देश्य, कर्ता कौन है, राम। अच्छा, किसको मारा, विधेय यानी कि विधेय का मतलब क्रिया किया कि उसने मारने की क्रिया की। तो याद रखना, उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, ठीक ना भैया। तो रावण को मारा, मारना क्रिया हो गया, किसको मारा, रावण को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान दो। तो वाक्य एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं। आप लोग बहुत पूछते थे सर उपवाक्य किसे कहते हैं, आज के बाद में नहीं पूछोगे। पदों का ऐसा समूह जिसका एक अपना अर्थ होता है। तो उपवाक्य के बारे में आप लोग सोचिए, पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ होता है, जो सामान्यतः एक वाक्य का ही भाग होता है तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित होते हैं, अर्थात कर्ता और क्रिया शामिल होते हैं, वह उपवाक्य कहलाता है। सेंटेंस से बहुत अच्छा समझ में आएगा उपवाक्य। उपवाक्य के आरंभ में आप लोग देखेंगे अधिकतर की, जिससे, क्योंकि, यदि, जो, जितना, ज्यों त्यों, यद्यपि, जब, जहाँ आदि जुड़े हुए रहते हैं। उपवाक्य के आरंभ में पहले एक वाक्य दिखाई देगा आप लोगों को, फिर उपवाक्य का मतलब होगा उस वाक्य का आप लोगों को बीच में कहीं तोड़ मिलेगा, और तोड़ के बाद में आप लोग देखेंगे कि फिर से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, वही उपवाक्य कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिए, उपवाक्य के आरंभ में अधिकतर की, जिससे कि, है ना, क्योंकि, यदि, जो, जितना, ज्यों त्यों, यद्यपि, जहाँ वहाँ इत्यादि आते हैं। जैसे कि सीता विद्यालय नहीं गई, है ना, क्योंकि पानी बरस रहा था। तो देखिए क्योंकि जुड़ा हुआ है ना भाई। जैसे कि सीता विद्यालय नहीं गई, एक वाक्य तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैंने यही बोला था, पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ होता है, जो सामान्यतः एक वाक्य का ही भाग होता है। वाक्य के भाग में तो जुड़ा हुआ है, सीता विद्यालय नहीं गई, अब क्योंकि, क्योंकि पानी बरस पड़ा, तो एक वाक्य यहाँ दूसरे वाक्य पे डिपेंडेबल भी है, याद रखना, और जुड़ा हुआ भी है, उससे सम्मिलित रूप है, याद रखना। तो ये उपवाक्य कहलाएगा, ध्यान दे लो। ठीक है भैया, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि राम कहाँ रहता है। तो देखो कीवर्ड बता रहा, मैं नहीं जानता कि राम कहाँ रहता है। तो राम इसमें क्या हो गया, राम इसमें उद्देश्य हो गया, ठीक है भैया। रहना वहाँ पे विधेय हो गया। ध्यान से आप लोग समझिए, मैं नहीं जानता ये उपवाक्य है। मैं नहीं जानता, एक सेंटेंस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कीवर्ड ने जोड़ा है कि राम कहाँ रहता है, और हमने यही तो पढ़ा है जब आप लोगों को कि, जिससे कि, क्योंकि, यदि, जो, जितना, ज्यों त्यों, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि सेंटेंस के बीच में देखने के लिए मिल जाए, तो वहाँ आपका उपवाक्य होता है। वह घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ता में खरीदा था, है ना। इस वाक्य में देखिए, जिसे मैंने कलकत्ता में खरीदा था, एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए, यह वही घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ता में खरीदा था। तो यहाँ से आगे ये उपवाक्य स्टार्ट हो गया। तो आप लोग आसानी के साथ में इसे पकड़ सकते हैं दोस्तों। लास्ट वाक्य देखिए, यह वही घड़ी है जिसे कलकत्ता में खरीदा था, जिसे मैंने कलकत्ता में खरीदा था। तो उपवाक्य का जो आरंभ होता है ना, उससे पहले आप लोगों को जिससे कि, क्योंकि, यदि, जो, जितना, ज्यों त्यों, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उपवाक्य की पहचान है, वहाँ आप लोगों को दो वाक्य का मिलाप होगा, यानी ट्रिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सीता विद्यालय गई नहीं,
क्योंकि पानी बरस रहा था। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेबल होगा, है ना। मैं नहीं जानता, देखो ये की से जुड़ा हुआ है कि राम कहाँ रहता है। तो उपवाक्य के आरंभ में देखिए, उपवाक्य का मतलब होता है जैसे कि एक हो गया प्रधान, दूसरा उप प्रधान। तो ये प्रधान हो गया, और उप प्रधान का मतलब जो उसके काम को करेगा, है ना, याद रखो। ऐसे ही जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो मैं नहीं जानता कि राम कहाँ रहता है, की ने तोड़ कर दिया आके। उपवाक्य का मतलब दूसरा वाक्य, छोटा वाक्य। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक से जैसे चाहो वैसे जोड़ सकते हो इससे, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को उपवाक्य की कैटेगरी में रखने होते हैं। अब ये पदबंध क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। तीसरा नंबर आता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। यानी कई पदों के योग मिलेंगे, है ना, और एक वाक्यांश का निर्माण होगा। चलिए, जो एक ही पद का काम करेंगे दैट्स कॉल्ड पदबंध। जैसे थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया, थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया, है ना भाई। चलिए, इस वाक्य में थोड़ा खाने वाला पदबंध के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ दो पदों का बंधन है। पदबंध जहाँ दो पद बंधे हुए होंगे, थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया, है ना भाई, खाने वाला आज अधिक खा लिया। इस प्रकार से याद रखना, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों से कि पदबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। पदबंध के मुख्य रूप से दोस्त 5 प्रकार होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और एक दोस्त होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये पदबंध के 5 भेद होते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। 5 प्रकार होते हैं, याद आप लोगों को रखना होगा। चलिए, पद अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पदबंध से छोटी इकाई पद, और जिसे दूसरे लहजे में हम लोग शब्द कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित, या आप लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह को, और जिससे एक सार्थक अर्थ की प्राप्ति हो, दैट्स कॉल्ड शब्द। याद रखना, जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह से सार्थक अर्थ की, यानी अर्थ के साथ, सार्थक यानी अर्थ के साथ, है ना, प्राप्ति होती है, दैट्स कॉल्ड शब्द। वह शब्द कहलाता है दोस्त। जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गया, किताब हो गया, इसमें कई सारे वर्णों का मिश्रण यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त शब्द ही होती है। पहले भी बताया था मैंने ऊपर, है ना। आप लोगों से पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो है शब्द। तो नोट पॉइंट करके आप लोगों को ये पॉइंट बनाने हैं कि पद किससे कहते हैं और शब्द किससे कहते हैं। पद और शब्द एक ही बात है, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़िए इसी क्रम में। अक्षर किसे कहते हैं, जरा अक्षर बहुत ही खतरनाक ये जो टॉपिक है अक्षर। अक्षर का मतलब अक्षर, अर्थात क्षर का मतलब विनाश ना हो सके। अक्षर अर्थात अविनाशी हो, अपरिवर्तनशील हो। तो अक्षर का अर्थ होता है दोस्तों अक्षर, अक्षर यानी क्षर का मतलब जिसमें कोई विनाश ना हो, जो टूटे ना, है ना। तो अक्षर का अर्थ दोस्त अविनाशी होता है, अपरिवर्तनशील होता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, जिसका नाश ना हो वही अक्षर है, जो किसी में ना टूटे वही अक्षर है। अर्थात वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक श्वास में होता है अक्षर कहलाता है। ये आप लोगों से डेफिनेशन भी पूछ सकता है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक ही श्वास में होता है, एक साथ, जैसे कि आपने बोल दिया राम, एक ही श्वास में होता है ना, दैट्स कॉल्ड अक्षर। तो एक ही श्वास या करके डेफिनेशन दूसरी करिए। एक ही श्वास के झटके में, एक ही श्वास के झटके से जिन वर्णों का निर्माण होता है वही अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि राम, रा प्लस में। तो एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण हुआ, जो वर्ण उत्पत्ति मतलब जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई वही अक्षर कहलाता है। ये भी है इसके ए, आ, कै, ख, ग, याद रखो।
अच्छा, लेटर में क्या फ़र्क है फिर, यानी जो आपका वर्ण था उसमें क्या है, वर्ण का मतलब देखिए आधे से होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अक्षर में आप लोगों को लगभग फिर भी जो बड़ी सी इकाई है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अक्षर का शाब्दिक अर्थ और समझिए अक्षर को बारीकी से। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अक्षर एक तत्सम शब्द है। आप लोगों से पूछ सकता है अक्षर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है अक्षर किस भाषा से रिलेटेड है? संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, तत्सम शब्द है। यह शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि है ना, शब्दों से मिलकर, यह शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ए का मतलब धातु का उपसर्ग है, ए उपसर्ग होता है धातु में। अच्छा, क्षर का मतलब नष्ट होना होता है। ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द है ए प्लस क्षर, याद रखो, ठीक ना। तो ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ए धातु का उपसर्ग है और क्षर का मतलब नष्ट होना से होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनस्वर, अर्थात जिसका नाश ना हो या जिसे नष्ट ना किया जा सके। अक्षर एक अनेकार्थी शब्द है, अतः इसके भिन्न भिन्न अर्थ भी हैं। अक्षर के और कौन कौन से अर्थ हैं? अटल भी है, अनस्वर भी है, ईश्वर भी है और जीवात्मा भी है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अनेकार्थी शब्द में कौन कौन सा आएगा? अटल भी है अक्षर का अर्थ, अनस्वर भी है, ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है, ठीक है ना, अविनाशी भी है, अपरिवर्तनशील भी है। ये अक्षर के इतने सारे रूप आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कुछ व्याकरणविदों, व्याकरणविद का मतलब जो व्याकरण को जानने वाले हैं, उनके अनुसार जिसका क्षर ना हो, अर्थात जिसका नाश ना हो, वही अक्षर है, जैसे कि ए, आ, कै, ख इत्यादि। चलिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में वर्ण ही अक्षर है। आप लोगों से पूछे कि सरल शब्दों में आप लोगों को याद रखना है वर्ण ही क्या कहलाता है? वर्ण ही अक्षर कहलाता है। समझिए, आधुनिक व्याकरण वर्ण और अक्षर में अंतर मानते हैं, यानी आधुनिक जो व्याकरण है वो वर्ण और अक्षर में अंतर मानता है। उनका मत है कि स्वर या स्वर सहित व्यंजन अक्षर है। स्वर या स्वर सहित अक्षर व्यंजन है, सॉरी, स्वर या स्वर सहित व्यंजन अक्षर है, जैसे कि ए, आ, कै, ख इत्यादि। उदाहरण से समझें, लड़का शब्द लो। लड़का शब्द में 3 अक्षर हैं, ले, ड़े, का, ठीक ना ये। लेकिन वर्णों की संख्या देखें, है ना, तो वर्णों की संख्या देखो, ले आधा है, ए, क्योंकि प्रॉपर आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ण के साथ में ए मुफ्त में बोला जाता है, ए, तो ये वर्ण में होता है। आप लोग कै ही बोलने लगो, कै, तो कै के साथ में आप लोग ए मुफ्त में बोलोगे, इसका मतलब यहाँ आधा कै और ये वाला ए। लेकिन लड़का शब्द में ले, डे का यही अक्षर को स्पष्ट करेगा। ये अक्षर है जो पूर्ण बने हुए, और जो छोटा रूप है इसका, जैसे कि ले का छोटा रूप क्या है? ये वर्ण आएगा। ढ का छोटा रूप जो है ये आपका वर्ण कहलाएगा। अगर ये बना हुआ है तो ये अक्षर है, अगर ये बना हुआ है आप लोग का तो ये आपका वर्ण है। तो यही छोटी सी चीज इस चीज को अलग करेगी, ध्यान रखना। तो वर्णों की संख्या 6 है लड़का में, आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना भाई। अक्षर का समझ में आ गया, क्योंकि अक्षर जो है वर्ण से थोड़ी सी बड़ी इकाई होता है ना भाई। चलो समझ में आ गया ये क्या है। ये आप लोगों के सरल शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं वर्ण ही अक्षर है, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को जितना ऊपर मैंने पढ़ाया, जितना सिखाया है, ठीक ना, आप लोग कहेंगे सर आपने वर्ण में भी ये चीज़ शामिल की थी ऊपर, ठीक ना। तो वहाँ आप लोगों को मैंने ये भी सिखाया था कि ये वाला है के आधा, ये अगर है तो ये वर्ण है, अगर ये है तो ये अक्षर है। याद रखना ये चीज़, बस यही चीज़ का अंतर इससे अलग करता है, ठीक है। चलिए ध्वनि या वर्ण को हम लोग समझ लेते हैं। ध्वनि या वर्ण ऊपर भी पढ़ लिया है आप लोगों ने, एक बार फिर पढ़ लीजिए। अगर कोई ऊपर गलती कर दी है तो उसे यहाँ सुधार लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मैंने ऊपर पढ़ाने में गलती कर दी है तो उसे यहाँ आप लोग सुधार सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो सके, दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो सके, स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूप से निर्मित हो, वही वर्ण कहलाता है। चलिए, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि,
है ना। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त वर्ण होती है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। भाषा की लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है दोस्त। क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है। दूसरी चीज़, अगर ये लगा हुआ ये वाला ये तो आप लोग समझ जाइए, अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वर्ण है। याद रखो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइएगा अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, अक्षर। ध्यान से, यही छोटा सा अंतर बस इसे अलग करेगा, और कोई अंतर इसे अलग करेगा नहीं। वैसे इतना ज्यादा आप लोगों से पूछेगा भी नहीं कि अक्षर क्या होता है, इतना ही पूछ सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है, ऐसे नहीं पूछेगा आप लोगों से कभी भी। तो अगर आप लोग की समझ में ये टॉपिक ना भी आ रहा है तो भी आप लोग को ज्यादा अपने माइंड पे लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैंने आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर देना है, वर्ण की और अक्षर की डेफिनेशन मात्र आप लोगों से पूछ सकता है, बाद बाकी ये नहीं पूछेगा लड़का शब्द में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, इस प्रकार से कभी नहीं पूछेगा। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, दो होते हैं, याद रखो। चलो जी, से आगे बढ़ते हैं, लिपि को समझते हैं। लिपि क्या होती है, क्योंकि हमने एक वर्ड बोला था ऊपर, लिपि। तो देखिए, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप आपके होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है भाषा के रूप में लिखित। तो भाषा के मुख्य रूप से दो, है ना, दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक होता है जिसमें बोल रहा हूँ, और एक मैं लिख रहा हूँ, तो ये लिखित होगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों मुख द्वारा उच्चारित होती है। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है, मौखिक भाषा में ध्वनियाँ किसके द्वारा उच्चारित होती है, मुख के द्वारा। मैंने बोला, आपने लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन देवनागरी लिपि हमारी, जैसे कि एक ही लिखना है तो वो ये इस प्रकार वाला एक था हमारा, ये वाला एक है ना, ये वाला दो, ये वाला तीन। लेकिन हमने अपनी जो मानक वर्णमाला है उसे बदल लिया है, चेंज कर लिया है, विदेशों के अनुरूप कर लिया है। तो मौखिक भाषा में ध्वनियां मुख के द्वारा उच्चारित होती हैं। यदि उन उच्चारित ध्वनियों को हम किसी चिन्ह या संकेत के द्वारा मूर्त रूप दें, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में लिखें, तो वही लिखित भाषा अर्थात लिपि कहलाती है। वो लिखित रूप लिपि कहलाएगा। आपने किसी भी भाषा को, जो उसने बोला आपने लिखा, तो उस भाषा का जो लिखित रूप है, कोई सी भी भाषा क्यों ना हो, वही आपका लिपि कहलाएगा। तो समझ लीजिए, मौखिक भाषा में ध्वनियों द्वारा या ध्वनियां मुख के द्वारा उच्चारित होती हैं। यदि उन उच्चारित ध्वनियों को किसी चिन्ह या संकेत के द्वारा मूर्त रूप मिल जाए तो वही आप लोगों का लिपि कहलाता है। सरल शब्दों में स्पष्ट करिए। सरल शब्दों में भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेत या चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। दूसरा, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। याद रखो, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि में संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। आप लोगों से पूछ सके, संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है। चलिए आगे बढ़िए। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप लोगों से पूछ सकता है पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो गुरमुखी लिपि है ना, याद रखो, ठीक है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और कश्मीरी की लिपि फारसी है। आप लोगों से पूछ सकता है उर्दू की लिपि फारसी, कश्मीरी की लिपि फारसी लिपि, याद रखना, और पंजाबी गुरमुखी। आप लोगों से पूछे अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो आप लोग कहेंगे रोमन लिपि है, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, संसार की अधिकतर लिपियां बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है। तो ये भी पूछ सकता है संसार की अधिकतर लिपियां किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं, देवनागरी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। देवनागरी, गुरमुखी और रोमन लिपि ये सभी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके विपरीत फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो फारसी लिपि होती है वो कहाँ से, दाएं से बाएं, यानी इस तरफ से शुरुआत होगी उसकी, याद रखना। जैसे कि आप लोगों ने उर्दू को देखा होगा, वो इधर से शुरुआत करते हैं उर्दू लिखने की, जो मोमडल लोग होते हैं। अगला देखिए, चीनी जापानी भाषाएं तो ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। चीनी जापानी जो भाषाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा।
लेकिन हमारी बाएं दाएं लिखी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला का आप लोगों को एक चित्र दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आपकी वर्णमाला, ये लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को दिखाई देगा ऐसे शुरू होगी और गैर ज्ञानी पे। आप लोगों से पूछ सकता है हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ण कौन सा है, तो पहला वर्ण दोस्त अ है। और आप लोगों ने देखा होगा ए टू गे, याद रखना ए टू गे बहुत दिया है, HW में CW में काम ए टू गे करके लाओ भाई। ए आ ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि एड़ी, ऐनक, ओखली औरत, अंगूर और अड़े खाली इत्यादि। ये इसमें अनुस्वर बोला जाता है, ये इसमें विसर्ग बोला जाता है। यहाँ तक औ तक, यानी कि ए से औ तक दोस्त इसमें जो है ये है स्वर, है ना। ये ओ स्वर, स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े। और कैसे शुरू करो, कैसे गै ज्ञानी तक, ये आपके व्यंजन है ना। प्रत्येक वर्ड का पंचमा अक्षर जिसे नासिक्य की कैटेगरी में हम लोग ढकेलते हैं, नासिक्य बोलते हैं इन्हें। अच्छा, ये रे ले वे, इन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, अंत्यस्थ पेट के अंदर वाले। तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा, इसे हम बोलते हैं आपके से षटकोण छत्रक, मतलब से सलजम, सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकार। उस व्यंजन बोलते छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राब। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राब को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम इन्हें संयुक्त व्यंजन नाम देते हैं। और आप लोगों से इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में किसे स्थान नहीं दिया गया, तो देखिए ये सहस्राब, इसे स्थान कहाँ मिला, देखो आप लोग देख लो, इसे नहीं मिला। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से श्री के साथ में पूछा जाता है ना। हिंदी की मानक वर्णमाला में किसे स्थान नहीं मिला, तो श्री वर्ण आप लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सहस्राब आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा हो तो बता दो जरा मुझे, बताओ फटाफट से। चलो, कोई गलती हो जाती है तो आप लोग उसे सर्च करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद दोस्त दो होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, जिनका वर्णन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप लोग फिर इस चित्र के अकॉर्डिंग अपना वर्णमाला छाप लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये वर्णमाला जिसमें आप लोग स्वर और व्यंजन इनको कवर करने वाले हैं, क्योंकि वर्ण के दो ही भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। पहले मैं स्वर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वर वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी की हेल्प ना लेनी पड़ती हो। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या आपकी 11 है, व्यंजनों की संख्या 33, प्लस घट बढ़ जाती है, प्लस घट बढ़ जाती है दोनों की, लेकिन मूल रूप से 11 स्वर और 33 आपके व्यंजन होते हैं मूल रूप से, जिसमें स्वर के दो भाग होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है ना। अच्छा, स्वर में आप लोगों का भेद प्लतु स्वर भी होता है, जिसे त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका वर्णन हम लोग आगे करेंगे। तो ह्रस्व स्वर जिनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या फिर मात्रा काउंट करते समय एक मात्रा करेंगे, ए ई छोटा ऊ ऋषि, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें ही मूल स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर में आप लोग कहेंगे दो मात्रिक स्वर, इन्हें प्रॉपर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो आ ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, औखली, औरत इत्यादि। तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। व्यंजन की संख्या मैंने आप लोग को बताई, व्यंजन की संख्या 41 तक हो जाती है, लेकिन मूल 33 ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए आप व्यंजन के भेद पढ़ लीजिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप लोगों के 25 होते हैं। अब आप लोग 25 के 25 आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, स्पर्श व्यंजन 25। अंत्यस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। आगत व्यंजन आप लोग के 2 होते हैं, संख्या पूछी जाए तो लिख लो। संयुक्त व्यंजन आप लोग के 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, ऊष्म व्यंजन 4, अंत्यस्थ व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25। लेकिन स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 25 होती है, लेकिन इसमें जब दो उच्छिप्त जुड़ जाते हैं, ये दोनों जो नीचे लिखे हुए उच्छिप्त, तो इनकी संख्या 27 तक हो जाती है स्पर्श व्यंजन की। आप लोगों को जब 25 ऑप्शन में ना दिया हुआ हो तो आप लोगों को 27 ऑप्शन लगाना है। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या आपकी 41 होती है। इस प्रकार से आपकी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52। ये वर्णमाला की संरचना, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो आप लोग जैसे मर्जी जो मर्जी हो याद कर लो। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, ये चीज याद रखना,
चलिए इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। मूल रूप से व्यंजन अगर आप लोगों से पूछे तो 33 होते हैं वर्णमाला में, जिसमें 25 स्पर्श जुड़ते हैं, 4 अंत्यस्थ यानी कि यर लव है, 4 ऊष्म यानी तीनों प्रकार की स और है। तो 25 4 29 4 33, ये मूल होते हैं आपके 33। अच्छा 35 जब होंगे जब इनमें 2 उच्छिप्त आप लोगों के और जुड़ जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि 27 हो जाएंगे 25 की जगह ये वाले। तो 35 में 2 उच्छिप्त आप लोगों के जुड़ जाते हैं। 35 आप लोगों से पूछ सकता है। 35 आप लोगों को कब आंसर करना है, जब आप लोगों को 33 आंसर या ऑप्शन में ना दिया हुआ हो, है ना। अगर आप लोगों को 33 ऑप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज आपको 35 भी दिया हुआ है, 41 भी दिया हुआ है, 45 भी दिया हुआ है, तो भी आपका आंसर 33 ही होगा, याद रखना। चलिए इतना ज़्यादा आप लोगों को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वर्णमाला का एक बार फिर से चित्रण कीजिए। देखिए 11 स्वर मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। 2 आयोगवाह, ये एक अनुस्वर है, ये एक विसर्ग है। ये 2 आयोगवाह हैं, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। इन्हें स्वर की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। अगर आप लोगों से मूल स्वर पूछे तो 11 और कुल स्वर पूछे तो ऑप्शन में आप लोगों को 13 उत्तर दिया हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी, अगर आपको 11 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 13 भी ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर 11 होगा। ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। अगर 11 नहीं है तब 13 आप लोग आंसर करोगे। अच्छा जी, ये व्यंजन आप लोग देख लीजिए। क वर्ग में आप लोग के ये कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो क वर्ग में इसे आप लोग करेक्ट करिएगा। ये व्यंजन आएगा जिसकी साइड में बिंदी लगी हुई रहती है ना। तो क, ख, ग, घ इत्यादि ये 25 स्पर्श व्यंजन आप लोग के होते हैं। ये वाले 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। ये यहाँ से यहाँ तक की संख्या 25 बैठेगी, है ना, 25 स्पर्श व्यंजन। ये तीनों प्रकार की से और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, सहस्राव ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दोनों जो है ये आपके द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी बोले जाते हैं। कुल वर्ण 52 है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। याद रखना। आप लोग कहेंगे जी ये तो 44 हो गए, तो मूल रूप से 44 ही वर्ण हैं आपकी वर्णमाला में, मूल रूप से। कुल नहीं पूछा, कुल पूछे तो 52 है। ध्यान दीजिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं दोस्त इसी क्रम में। पहले हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को कवर करते हैं क्योंकि खतरनाक टॉपिक तो व्यंजन ही है। वर्णमाला अपने आप में बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, लेकिन ज़्यादा माइंड करने की जरूरत आप लोग को है नहीं। तो देखिए व्यंजन किससे कहते हैं दोस्त, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात आप लोग देखेंगे जी क एक व्यंजन है, लेकिन अकेले ये क स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ये तो आधा ही क, इसके साथ में ए स्वर जुड़ा हुआ है, तब जाके बना हुआ है क। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ये देखो ये स्वर है, याद रखो, स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं दोस्त। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ठीक है भाई, हो घट बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 33 दिया हुआ है, सबसे पहली प्रामाणिकता इसे जाएगी। व्यंजन के प्रकार होते हैं आपके 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंत्यस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। इस प्रकार से 33 बनते हैं। 25 स्पर्श, 4 अंत्यस्थ, 4 ऊष्म। ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या तो आप लोग स्पर्श, सर स्पर्श स्पर्श नाम आ रहा, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्श? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है ना। जिन व्यंजनों का जब आप लोग उच्चारण करें और आप लोगों के श्वास वायु जो हो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई निकले, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इसकी। चलो भाई देखिए, आप लोगों से ये पूछ सकता है सर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने बताई 25, है ना। कै से मैं तक, कै टू मैं, ये आप लोग के 25 बैठेंगे। अंत्यस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है, ये रे ले वे, ये रे ले वे। अंत्यस्थ का मतलब अंदर वाली बात, और अंदर से लव, लव वाली जो ध्वनि है अंदर से निकलती है। ऊष्म व्यंजन ये भी आप लोग के 4 होते हैं। कौन कौन सा? सलजम, षटकोण और सपेरा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्त। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन को डीप से। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, वह कौन सा होता है दोस्त? वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अच्छा, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं।
5 पंजे 25, कुल मिलाकर 25 व्यंजन आप लोगों के होते हैं। चलिए भैया, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात कैसे मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप लोग कहेंगे जी हिंदी वर्णमाला की शुरुआती में तो ऐसे शुरुआत होगी, कोई व्यंजन थोड़ी ना है दोस्त, आप लोगों के व्यंजन से शुरुआत होनी चाहिए ना। तो पहला व्यंजन आप लोगों का हिंदी वर्णमाला में क है, ठीक ना, क टू मैं, ये याद रखिएगा, ये 25 है स्पर्श। अच्छा, 2 उच्छिप्त और जुड़ जाते हैं तो इसमें तब इनकी संख्या 27 हो जाती है। ध्यान से देख लो, स्पर्श व्यंजन की संख्या ये लिखी हुई यहाँ पे। चलिए भैया, तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से कौन कौन से, जिसे कंठे वर्ग नाम देते हैं। क वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। देखिए, क भी है, ख भी है, ग भी है, घ भी है, ड़ भी है। ये स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं, जिसमें स्पर्श के साथ मुख श्वास वायु मुख के कई भागों को स्पर्श करती हुई निकलेगी जब आप लोग क्या बोलोगे। च वर्ग जिसे हम लोग तालु नाम देते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आता है पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ और ये वाला। ट वर्ग जिसे मूर्धन्य नाम देते हैं, तो इससे व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण आता है, याद रखो। अच्छा, त वर्ग जिसे हम लोग दंत्य नाम देते हैं, त, थ, द, ध, है ना, याद रखना। देखो, याद रखो, ट वर्ग में जो ये ड और ढ इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इनके नीचे कोई बिंदी नहीं है, इनके नीचे कोई बिंदी नहीं है, क्योंकि इनके नीचे अगर बिंदी मिलती है, ये वाली बिंदी, तो ये मान लेना ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है। उछर के नीचे गिरी बिंदी, ये रही उछर के नीचे बिंदी गिरी नीचे, है ना, याद रखो। अगर किसी की साइड में ये वाली बिंदी लगी हुई है तो ये याद रखिए, ये कंठे का व्यंजन है, कंठे का, ये ध्यान रखना। ड और ढ बहुत कंफ्यूज करते हैं। प वर्ग भी स्पर्श में आता है। प वर्ग को ओष्ठ नाम देते हैं, जहां पे ध्वनि जो है वो आपके होठों को स्पर्श करके निकलेगी, है ना, दोनों होठों को। तो प, फ, ब, भ और मैं। तो आप लोग देखेंगे कैसे मैंने बोला ना कैसे मैं, है ना, एक में इसमें 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 5, इसमें भी 5, तो 5 पंजे कितने हो जाएंगे, 25 होते हैं दोस्त। इसलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बोली। स्पर्श व्यंजन में 2 उच्छिप्त के साथ अगर 2 उच्छिप्त जुड़ जाएं, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन है उच्छर के नीचे जो गिरते हैं, तब इनकी संख्या 27 होती है उच्छिप्त व्यंजन जुड़ने के साथ में। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अगर 2 उच्छिप्त जुड़े हुए हैं तो इनकी संख्या 27। कहां से कहां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो कैटू में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जिनकी आवाज पेट के अंदर से निकलती है दोस्त, पहले मैं इसको ही निपटा लेता हूं। अंत्यस्थ व्यंजन, चलो, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के ठीक बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, स्वर और व्यंजन के बीच, उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरे लहजे में आप लोग कहें कि अंदर से आती है फीलिंग, किसकी, लव की, लव की फीलिंग अंदर से आती है, तो देखिए इसमें अंत्यस्थ, अंत्यस्थ का मतलब अंदर से आने वाली, अंदर के स्थान से निकलने वाली, पेट के अंदर से निकलने वाली वॉइस, याद रखना। और पेट के अंदर से कौन सी वॉइस निकलती है दोस्त, लव की वॉइस निकलती है। येरे लव, है ना, यूए लव, येरो लव, यूरो लव, है ना, ऐसे याद रखो। पेट के अंदर से अंत्यस्थ व्यंजन यूरो लव, तो यर लव, इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखना दोस्त। क्लियर हो गया। चलिए लिखते रहिए साथ के साथ। अब इस अंत्यस्थ व्यंजन का मैं आप लोग को वर्गीकरण दिखाता हूं। येरे लेवे, अब ये वर्णमाला के अनुसार किस किस के वर्गीय व्यंजन है, तो यहाँ पे जो ये व्यंजन है ये दोस्त तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मैंने प्रत्येक वर्ग को डिफाइन किया है, आगे चलिए थोड़ा सा। रे जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है, ऋषि ध्यान में था, ऋषि कर दिया टर, याद रखो इससे, यह तालव्य। ले जो है दंत्य, तख्ती लगी दांत में, लेस साले, वे जो है ओष्ठ्य व्यंजन है ना, याद रखिएगा इसे भी, ये भी बहुत काम की चीज़ है, इनको भी लिख लीजिएगा भी किसके, है ना, ये 4 होती है इनकी संख्या। चलिए आगे आ जाइए। ऊष्म व्यंजन, बहुत बढ़िया। ऊष्मीय व्यंजन अर्थात बोलते समय गर्म हवा का संचार हो, आप लोग वॉइस जो क्रिएट करें उसमें आप लोगों को मतलब जो हॉट माहौल फील हो, गर्म माहौल आप लोग को बनता हुआ दिखाई दे, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर आती है, रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ, जैसे कि सह बोलो, देखो उस सह बोलने में पता चल रहा है कि भाई विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर आ रही है, वो ऊष्मीय व्यंजन है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन,
जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म अर्थात ऊष्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्त। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 होती है, याद रखना। देखिए इसमें आप लोग का ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो तीनों प्रकार की स, सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा, ये ऊष्म व्यंजन है। जैसे कि स बोल के देखो, है बोल के देखो, स बोल के देखो षटकोण वाली इत्यादि। ये जो स व्यंजन होता है दोस्तों ये तालव्य में आता है। ये जो ऋषि वाला है ये ऋषि मूर्धन्य में था, चलिए प्रॉपर बताऊंगा इनके बारे में। स दंत्य में आता है और है जो है ये कंठ्य की कैटेगरी में आता है। अभी आप लोग केवल इतना ही लिख लो क्योंकि इनका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्वर और व्यंजन दोनों का आप लोगों को नीचे देने वाला हूँ एक जगह, ठीक है ना, एक जगह करके। अब आप लोग इतना ही लिख लो अपने नोट्स में जितना मैंने लिखा है, समझोगे आगे। चलिए व्यंजन वर्ग का क्रम, अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप लोग ऊष्म और अंत्यस्थ में कंफ्यूज हो गए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया ये कौन सा व्यंजन है, स कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग प्रॉपर देखेंगे व्यंजन वर्ग का क्रम क्या रहता है, कितने स्वर आते हैं, कितने व्यंजन आते हैं। आप लोग को ट्रिक भी याद रखनी है, कचट तप और गजड़ तप, ये ट्रिक आप लोगों को वर्णमाला पूरी करने के लिए याद रखनी है। आप लोगों से इतना पूछेगा आपकी जो वर्णमाला है वो कितने वर्गों में लिखी जाती है, तो दोस्त वर्णमाला जो है वो 8 वर्गों में लिखी जाती है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में लिखी जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आप लोग को प्रॉपर बताता हूँ कि भाई कै आप लोग का किस वर्ग में जाएगा, च किस वर्ग में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दो आप लोग को एक चीज़ मतलब 2 चीज़ याद रखनी है, एक कचट तप याद रखना है कभी आप लोग को वर्णमाला पूरा करना हो शॉर्ट में तो, और दूसरी तरफ से गजड़ दब याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 5 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि देखो 1 2 3 4 5। अब ये कचड़ तप और गजड़ दब क्या है, यहाँ से हमने पहला लेटर ले लिया सभी वर्ग का, कै चे टे ते पे। अच्छा, फिर हमने एक छोड़ा, फिर हमने तीसरे नंबर का पकड़ लिया ताकि वर्णमाला को हम आसानी के साथ में लिख सकें। कचड़ तप गजड़ दब की सहायता से हम लोग भूली हुई वर्णमाला को, उनके वर्णों को एक साथ आसानी के साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, तो कचड़ तप को मैंने यहाँ लिख लिया है ट्रिक के रूप में, और गजड़ दब को मैंने यहाँ लिख लिया। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। तो कै के बाद में ख आएगा, ग के बाद में गह आएगा, और अणे अड़े खाली आएगी, ये वाली अणे खाली, याद रखो। च वर्ग में च छ जय आएगा। ये आप लोग देखिए जिसके सामने नुक्ता लगा हुआ है, इस बिंदी को नुक्ता बिंदी बोलते हैं। ये नवीन विकसित में आते हैं जिन्हें अरबी फारसी से हमने शामिल किया है ना भैया। झंडा आएगा, अई आएगा। प्रॉपर आप लोग देखिएगा किस वर्ण की स्थिति किस वर्ग में आती है दोस्तों। चलिए टे वर्ग में टे ठे डे, और देखिए उच्छिप्त बोला जाता है ना, उच्छिप्त है ये ढ, और ये भी उच्छिप्त है, ये आप लोग के टे वर्ग में आते हैं उच्छिप्त, ठीक है। और अणय जो आता है ये मूर्धन्य की कैटेगरी में आते हैं ये, है ना। आप लोग एक प्रकार से उच्छिप्त व्यंजन को मूर्धन्य भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राही वाली बात नहीं है। चलिए तय वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो तय थे दे ध और न आते हैं। तय वर्ग को हम लोग दंत्य बोलते हैं, टय वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य तालु बोलते हैं, क वर्ग को कंठ्य बोलते हैं, या फिर कंठ वर्ग बोलते हैं, कंठीय वर्ग बोलते हैं, कुछ भी नाम दे सकता है। प वर्ग जो होता है जिसमें प फ, अभी देखो ये नवीन विकसित, ये आपके 2 आगत व्यंजन है ज और फ, ये आगत व्यंजन भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। अच्छा, भ और मैं ये आपके ओष्ठ्य होते हैं, ठीक ना, ओष्ठ्य, ये याद रखिएगा। इतना आप लोगों को याद हो गया। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया सर इसमें क ख ग घ ड़ ये व्यंजन आते हैं, ये वाले व्यंजन शामिल होते हैं क वर्ग में, ये वाले इसमें शामिल होते हैं, ये वाले इसमें शामिल होते हैं, ये वाले इसमें शामिल होते हैं। क वर्ग में ये वाले व्यंजन शामिल होते हैं, है ना भाई। तालु में ये वाले व्यंजन शामिल होते हैं, मूर्धन्य में ये वाले व्यंजन होते हैं, दंत्य में ये वाले व्यंजन, और ओष्ठ्य में ये वाले व्यंजन। अब स्वर भी तो आते हैं इनमें, तो देखिए स्वरों को एक्सप्लेन किया है। कंठ्य वर्ग में आपके 2 स्वर आते हैं जिनकी वॉइस गले से निकलती है, उसे कंठ्य कहते हैं। जिनकी तालु से निकलती है उसे तालव्य कहते हैं। जिसकी आपके मूर्धा से निकलती है मूर्धन्य कहते हैं। जिसकी दांतों से निकलती है दंत्य कहते हैं। जिसकी होठों से निकलती है ओष्ठ्य नाम देते हैं। शॉर्ट में आप लोग रख सकते हो। तो देखिए कंठ्य में 2 स्वर आते हैं दोस्त, एक ए आता है और एक आ आता है। इनके साथ में आप लोग देखेंगे एक है भी शामिल किया जाता है कंठ्य में, और एक विसर्ग भी शामिल इसी में किया जाता है। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कंठ्य वर्ग में कितने स्वर,
तो आप लोग कहेंगे सर 2 ही तो स्वर है, ये रहे ए और आ। ध्यान से देखिए क्योंकि 11 स्वर है ना, 11 के 11 का स्थान देखिएगा। तालव्य में भी 2 स्वर आते, चम्मच लगी तालू में आवाज आई ई, है ना। तो दोनों स्वर, तो च वर्ग जैसे चम्मच, चम्मच लगी तालू में तालव्य, याद रखो ई की आवाज आई तो तुम कहोगे यस आई, तो ये और से भी इसी में आते हैं। च वर्ग में 2 स्वर ई आते हैं, ये और से जो व्यंजन है, ठीक ना, वो भी इसी में आते हैं। उस व्यंजन है एक, और एक आपका ये रे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन भी शामिल है इसमें। अच्छा, मूर्धन, मूर्धन्य व्यंजन में ऋषि, ऋषि था मूर्धा में, ऋषि मूर्धन यानी ध्यान में था, है ना। ऋषि को आपने टर कर दिया टे और रे, यानी कि पूरा का पूरा टे वर्ग इसमें आता है। ऋषि मूर्धा में था, रे से ऋषि, ऋषि ध्यान में था, मूर्धन्य ध्यान में था, और आपने कर दिया उसे टर, तो टे और रे, यानी ऋषि में षटकोण भी आता है। जब आप लोग ऋषि देखोगे ना, ऋषि वर्ड इस प्रकार से बनता हुआ, तो ऋषि में देखो षटकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा, यानी टे वर्ग में षटकोण जाएगा। ये सलजम जो है ये च वर्ग में जाएगी, ध्यान रखना। है हलकारा कंठे में जाएगा, तो ये हम लोग ऊष्म व्यंजन को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऊष्म व्यंजन किस वर्ग में शामिल होते हैं। दंत्य में कोई स्वर नहीं आता है, दंत्य में कोई स्वर नहीं है, लेकिन दंत्य में 2 अलग से व्यंजन आते हैं, ले और से, याद रखो। तैसे तख्ती, तख्ती लगी दांत में, तख्ती दांत में लगी आवाज आई, या फिर कहने लगा ले साले, तख्ती लगी दांत में, आपके दांत में तख्ती मार दी किसी ने, है ना, आपने कही ले साले अभी ले, तो ले और से भी इसी में आते हैं तय वर्ग में, याद रखो। पे वर्ग जो है जिसकी वॉइस होठों से होती है, इसमें आपके 2 स्वर आते हैं ऊ, ये रहे आपके दोनों स्वर ऊ, याद रखो। किस करी होठ पे, है ना, आप लोगों ने देखा होगा ओष्टे का मतलब ही होठों से होता है, होठ पे करी किस, है ना, तो ऊ, यानी जब ज़्यादा किस लेते हुए थोड़ा समय हो जाता है तो ऊ की वॉइस सी आने लगती है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, फिल्मी सीन बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर सभी को समझेंगे, स्वर व्यंजन दोनों को मिला के, कि कौन से वर्ग में स्वर और व्यंजन किस किस प्रकार से शामिल किए जाते हैं। प्रॉपर आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समय लगेगा लेकिन एक चीज़ भी मिस नहीं होगी आप लोगों की। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग 8 प्रकार से करेंगे। चलिए, सबसे पहले कंठे, कंठे का मतलब आवाज़ जहाँ आपके गले से निकले, है ना। ट्रिक, कैसे कंठे और कैसे ही कै वर्ग, है ना, कैसे कंठे कैसे कै वर्ग। तो कंठे में आप लोगों का कै वर्ग आता है, आपकी कचटतब और गजेटतब में वर्णमाला लिखी जाती है ना, तो उसमें कै वर्ग जो होता है जिसे हम लोग कंठे के नाम से जानते हैं, है ना। तो कैसे कंठे यानी कि गले से इसकी वॉइस निकलती है। इसमें आप लोगों के कंठे में 2 स्वर आते हैं, 2 स्वरों में ए और आ आता है, याद रखिएगा, ए आ, कंठे से बोले ए आ, याद रखो। अच्छा, व्यंजन, इसमें आपका पूरा का पूरा कै वर्ग आता है व्यंजन से, जैसे कि कै, खे, गे, घे और न, यहाँ तक तो आप लोग का ये पूरा का पूरा कै वर्ग हो गया दोस्त। इसमें 2 व्यंजन हैं और ये आपका विसर्ग भी शामिल किया जाता है, याद रखना, जिसे हम लोग अयोग्यवाह व्यंजन की कैटेगरी में बोलते हैं। अयोग्यवाह जो अयोग्य नहीं है, याद रखो। चलो भाई, जिव्या मूल्य व्यंजन पूछा जिनकी वॉइस गले से थोड़ा निचले भाग से निकलती है, तो उसमें कै, खे और गे इन तीनों को शामिल किया जाता है। जिव्या के मूल भाग से जिनकी वॉइस निकलती है, अर्थात गले के थोड़े से नीचे से, तो कै, खे, गे को शामिल किया जाता है, याद रखना। तो कंठे में 2 स्वर आते हैं ए आ, व्यंजन कै, खे, गे, घे, ण, ठीक है ना, और आपकी है और आपका विसर्ग इसमें आता है। तालव्य को आप लोग ध्यान से समझिए, तालव्य में कौन कौन से आते हैं, जिसे तालु भी बोल देते हैं, जिसे तालव्य भी बोल देते हैं। जिसकी वॉइस मुंह के भीतर की छत के पिछले भाग से निकलती हो, है ना, मुंह के भीतर की छत के पिछले भाग से वॉइस निकलती हो, वो तालव्य की कैटेगरी में जाएगा। अब देखिए, तालव्य, तालव्य का मतलब ताल, याद रखो। देखिए, चम्मच बज रही हो आपके सामने, कोई ऐसा भी होता है चमची बजाने वाला भी बाजे में, वो ताल दिवाला मतलब ताल दिलवा देता है। या फिर आप लोग ऐसे सोचिए, चम्मच से आप लोग कोई चीज़ खा रहे तो चम्मच आपके तालू में लग गई, यानी कि ऊपर लग गई, यानी पिछले भाग में जाकर लग गई। तो चम्मच लगी तालू में, ट्रिक है ये, चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, तो ई शामिल कर लो, ई तो स्वर आ गए, आ ई, है ना। तो आपने कहा यस आई, ये और से व्यंजन इसमें आएंगे। ये और से देखिए दोनों के दोनों व्यंजन आपके तालव्य में आते हैं। आ ई, ये देखो ई आ ई, ये वाला ई इसमें आता है तालव्य में। दोनों स्वर ई आपके तालव्य में आएंगे, तालु में आएंगे, है ना, क्योंकि कंठे में ए और आ गया था। चलिए,
पूरा का पूरा च वर्ग जो शामिल होता है, च, छ, ज, और एक आप लोगों का ये आगत व्यंजन, ये भी इसमें ही, और झंडा और अइया, ठीक है ना, ये आपका इसी में शामिल होता है दोस्त। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा च वर्ग आता है, ठीक है। ये और स व्यंजन, इसके साथ साथ में दोनों स्वर आपके ई, ये आपके तालव्य में आएंगे। मैंने बोला आप लोग को किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो। मूर्धा और मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धा, मुंह के भीतर की छत के अगले भाग से जिसकी वॉइस निकले। आपके मुंह के भीतर की जो छत है, ऊपर का जो भाग है, छत का मतलब ऊपर का भाग, मुंह के भीतर की छत का, और छत का भी अगला भाग है ना, जिससे वॉइस निकलती है, तो मूर्धन्य कहते हैं। अब मूर्धन्य, देखिए यहाँ पे धन्य धन्य हो जाते हो जब आप लोग किसी ऋषि के दर्शन कर लेते हो। ऋषि के दर्शन करे, धन्य हो गए। तो इससे आप लोग एक चीज जोड़िएगा, ऋषि तो स्वर शामिल होता है मूर्धन्य में, ठीक है भैया, टे वर्ग में, और आप लोग जोड़ेंगे से षटकोण भी इसी में आता है। लेकिन सर कुछ बताइए तो सही। देखिए ऋषि, ऋषि था ध्यान में, ट्रिक से जोड़ूंगा, धन्य धन्य हो गए ऋषि के दर्शन पाके, लेकिन ऋषि ध्यान में था, ऋषि अपने ध्यान में था, और ऋषि कर दिया आपने टर, जैसे कि आपने जाकर ऋषि के नोच दिया, ऋषि हो गया टर, तो पूरा का पूरा टे वर्ग और एक रे व्यंजन, ये आपका इसी में जाएगा। ऋषि, ऋषि से आप लोग याद रखिए एक स्वर आएगा ऋषि, से षटकोण भी आप लोग का इसी में जाएगा, से षटकोण। ये देखो मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। ऋषि ध्यान में था, प्रॉपर यहीं से समझिए, ऋषि यानी कि ये तो स्वर आ गया, से षटकोण आ गया, इसे लपेट लीजिए। ध्यान में था वो कर दिया टर, यानी कि पूरा पूरा का टे वर्ग आएगा, और ये आपका रे व्यंजन आएगा। ये ध्यान से देख लो, रे अंत्यस्त व्यंजन होता है आप लोगों का। इसके साथ साथ में पूरे के पूरे टे वर्ग से टे, ठे, डे, तो देखो ये उच्छिप्त है, ये भी उच्छिप्त है, दोनों उछर के, जिनकी झटके के साथ नीचे वॉइस या जीभ भी आती है, याद रखो, ठीक है ना। टे, ठे, डे और ण, ये आप लोगों का मूर्धन्य की कैटेगरी में आता है। प्रॉपर आप लोग एक एक वर्ड को देखिए, मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से जब वर्णमाला का टेस्ट लूंगा तब, तो प्रॉपर देख लीजिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। दंत्य से पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए दंत्य का मतलब आप लोग दंत वर्ग बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पूरा का पूरा तय वर्ग आता है। तख्ती लगी थी दांत में, तैसे तख्ती दांत में लग गई, इससे याद रख सकते हो। जैसे चम्मच, चम्मच लगी तालू में। कैसे कंठ, यानी कि गले से याद रख सकते हो। चलिए, ऊपरी दांतों के निकट से जिसकी वॉइस निकले, दांतों का मतलब ही ऊपरी दांतों के निकट से जिसकी वॉइस निकले, तो उसे हम लोग दंते की कैटेगरी में रखेंगे। ट्रिक क्या है? तख्ती लगी दांत में, आवाज आई, ले साले, तख्ती लग गई दांत में, आवाज आई। आपके सामने या फिर देखिए आपके साथ में कभी ऐसा कोई रोल हो जाए, है ना, आप खेल रहे हो दो लोग, किसी दूसरे ने आपके दांत में तख्ती मार दी, तो तुम क्या कहोगे? ले साले, है ना। तो इससे याद रखिएगा, तख्ती मार दी दांत में, आवाज तुमने करी ले साले, इस ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कोई स्वर नहीं आता आप लोगों का, है ना। इसमें आपके ले साले, ले और से व्यंजन आते हैं, ले से लहटू और से आप लोगों का सपेरे वाला आता है। याद रखो, पूरा का पूरा तय वर्ग दंते में आता है, तय, थे, दे, धे, ने और ले और से। ये ले और से, ये ले व्यंजन दोस्त पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन। और ये जो से है आप लोगों का ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से पूछेगा ये सलजम वाला जो है ये किस वर्ग का व्यंजन है, सपेरे वाला किस वर्ग का व्यंजन है, तो ये तालव्य वर्ग का है, ये आपका दंत्य वर्ग का है। और एक षटकोण, षटकोण ऋषि था ध्यान में, तो षटकोण आप लोगों का मूर्धन्य का व्यंजन है। और है हलकारा, ऊष्म व्यंजन है हलकारा, ये आपका कंठ्य वर्ग का व्यंजन है। तो प्रॉपर पूछ सकता है दोस्त आप लोगों से। चलिए, ओष्ठ या ओष्ठ्य, दोनों होठों से जिसकी वॉइस निकलती हो। ओठ का मतलब देखिए हम लोग होठ बोलते हैं, लेकिन किताब उन्हें ओष्ठ्य की कैटेगरी से डिफाइन करती है, ओष्ठ या ओठ, है ना। तो दोनों होठों से जिसकी वॉइस निकलती है, ठीक है भैया। तो देखिए आप लोगों ने होठ, होठ देखे किसके? किसी बच्चे के। तो देखिए आप लोग छोटे से बच्चे को कितना प्यार, कितना दुलार करते हो, उसे गोदी में लोगे, गोदी में लेने के बाद में अगर बच्चा अच्छा है तो आप लोग उसे किस करते हो, होठ पे बच्चे को किस करते हो, होठ पे। तो पे वर्ग, होठ पे करी किस, तो पूरा का पूरा पे वर्ग ओष्ठ की कैटेगरी में आएगा, पे, फे, बे, भे और मैं, है ना। एक इसमें आपका आगत व्यंजन फे फल भी आता है, ध्यान से देखना। इसमें जब आप लोगों को किस लेते लेते थोड़ा सा ज्यादा समय हो जाएगा तो तुम करोगे ऊहू, अरे यार मजा आ गया। तो इस प्रकार से ऊ और ये वाला उफ, है ना, किस लेने से पहले आप लोग उफ भी कहते हो, उफ, है ना,
उफ क्या बेहतरीन होठ हैं, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। उफ उफ क्या बेहतरीन होठ है। यहाँ पर आप लोग देखो किसी साउथ वगैरह की या फिर किसी हीरोइन वगैरह के आप लोग किसी मूवी में होठ वगैरह देख लेते हो तो आप लोगों के अंदर एक शैतान जागृत हो जाता है, आप लोग कहते हैं उफ क्या बेहतरीन होठ है। इस प्रकार से भी याद रखिएगा। देखिए केवल ट्रिक से एक्सप्लेन कराना है, बाद बाकी किसी की मतलब गरिमा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नासा है। कंठ तालव्य व्यंजन कौन से, या फिर कंठ तालव्य में कौन सा आता है? तो देखिए कंठ तालव्य में आपके स्वर शामिल होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। जहां पे गले से वॉइस निकले, मुंह के भीतर की छत के पिछले भाग से वॉइस निकले, तो कंठ तालव्य में होता क्या है, ऐसे वर्ण जिनकी वॉइस गले तथा मुंह के भीतर की छत के पिछले भाग से निकले तो वो कौन से हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें कंठ तालव्य बोलते हैं। और कंठ तालव्य में आपके दो स्वर आते हैं, ए और यानी कि ऐनक और ए से एड़ी। ध्यान से देखना, कंठ तालव्य कंठे याद रखो, ठीक है भैया। कंठ तालु आप लोग देखो, कंठ तालु याद रखो, तो कंठ तालु ये जोड़ सकते हो। कंठ ओष्ठ्य यानी कि जिसकी जिन वर्णों की वॉइस गले प्लस होठों दोनों से होकर गुजरे, है ना, तो कंठो देखो ये कंठो तो ओ ऐसे याद रखते हो। तो ट्रिक भी है, कंठो तो ओ से जोड़ सकते, ओ और औ इसमें आएगा, यानी कि औकली और औरत इसमें आएगा। जहां पे वॉइस गला प्लस होठ दोनों से मिलकर निकलेगी उसे कंठोष्ठ्य नाम देते हैं। ध्यान से देखना ये चीज को आप लोग, ठीक है भैया। चलो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कंठ तालु। तो देखिए कंठ तालु ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, आधार चैतन्य कंठ ताल से ऐसे गाते थे, ताल आ जाती थी आपको जब वो गाते थे। ए रागनी वगैरह जब शुरुआत करते थे तो ए ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो आप लोगों को उस कंठ की वॉइस सुन के ताल आ जाती थी। तो ए कुछ इस प्रकार से करते थे, तो ए से शुरुआत होती है इसके कंठ तालु, सोच सकते हो जैसे सोचो। दंत ओष्ठ्य जहां पे दांत प्लस ओठ दोनों से वॉइस निकले, दांत भी मिले होठ भी मिले, तो इसे दंतोष्ठ्य बोलते हैं दोस्तों, दंतोष्ठ्य। तो दंतोष्ठ्य में केवल आप लोग को एक ही व्यंजन मिलेगा, वे, है ना, वैवक, फै नहीं मिलेगा, वैवक मिलेगा। लेकिन ये फै फल आप लोगों को तब चूज करना है जब आप लोगों को वैवक ना मिले ऑप्शन में। अगर आप लोगों को दंतोष्ठ्य पूछा जाए तो वहां वे और फे दोनों भी ऑप्शन में होना, तो भी आप लोग की पहली प्रायिकता वैवक हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये दोनों ही है दंतोष्ठ्य, लेकिन पहली प्रायिकता वैवक की है, दूसरी प्रायिकता इसकी है, ठीक है ना। ये जब वैवक ऑप्शन में ना हो तब ये जाएगा आंसर में, ध्यान से देखना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, पहले आप लोग इनको ध्यान से समझिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते थे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त का मतलब ही जुड़ाव से होता है ना। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आप लोगों से यह भी पूछ सकता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं, संयुक्त व्यंजन। 4 है संख्या, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव। यहां से क्वेश्चन इनके जोड़ से भी पूछा जाता है, इनके मेल से भी पूछा जाता है। आप लोगों से पूछ लेगा छत्रक वर्ण किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो छत्रक में दोस्त आधा कै प्लस षटकोण वाला स है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। त्रय त्रिशूल वर्ण किस किस के मेल से, तो आधा तय है प्लस रे रथ है त्रय त्रिशूल में। ज्ञानी वर्ण किन किन के मेल से, तो आधा जय प्लस अय्या वाला ए, ठीक ना। श्रेय श्राव जिसे आप लोग कहेंगे आधा सह सल्यम वाला प्लस रे रथ, तो इनके जुड़ाव से भी क्वेश्चन उठ के आ चुका है। आप लोगों से पूछेगा ज्ञानी वर्ण किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो आधा जय प्लस अय्या वाला ए है। तो ध्यान से आप लोग को ये चीज देखनी है। द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं, ड़ और ढ़। जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है वही आप लोगों का द्विगुण है, यानी कि 2 गुण रखे हुए हैं। यहां से आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है। शब्दकोश यानी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अगर हम लोग देखें तो इसका अंतिम वर्ण है। अगर आप लोग उसे वर्णमाला का पूछे तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण ज्ञानी होता है, और हिंदी वर्णमाला की शुरुआत ऐसे होती है, ए टू ग में लिखी जाती है हिंदी वर्णमाला। लेकिन हिंदी शब्दकोश का मतलब हिंदी डिक्शनरी, तो डिक्शनरी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन हिंदी डिक्शनरी का अंतिम वर्ण है हलकारा होता है। स्पर्श व्यंजन देख लो, स्पर्श व्यंजन दिखाना मतलब नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन तो आप लोग पढ़ चुके हो। 25 क वर्ग के ये व्यंजन होते हैं, च वर्ग के ये
प्रत्येक वर्ग के 5-5 व्यंजन स्पर्श में शामिल होते हैं, 25 होते हैं, 2 चिप्त जुड़ जाए संख्या 27 हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा था कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जिसे हम लोग पंचमा अक्षर बोल सकते हैं या फिर इसे नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं अर्थात इसे नासिका भी बोल सकते हैं, नासिका वर्ण भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों से पूछेगा कि भाई नासिक्य वर्ण की कैटेगरी में किसको रखा जाता है, तो आप लोग कहेंगे प्रत्येक वर्ग यानी कचटतप और गजड़दब के प्रत्येक वर्ग का पंचमा जो लेटर होता है, पंचमा जो लेटर होता है, उसे नासिक्य वर्ण की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ध्यान से देख लो। चलिए भाई, थोड़ा सा इससे आप लोग के सामने चित्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आए तो। देखिए नासिक्य, तो इसमें आप लोग का ये भी शामिल होता है, अनुस्वार भी, ये आप लोग का नासिका में आता है, ठीक है ना, ये। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर तो आता ही आता है, इसके साथ में आप लोगों का अनुस्वर भी नासिक्य की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ध्यान से देखना, ठीक ना भैया, जहाँ पे वॉइस नाक से होकर निकले, याद रखना। दंत तय वर्ग और ले और से आता है, तय वर्ग में मूर्धन्य में ऋषि और तय वर्ग, ठीक ना, और 2 उच्छिप्त भी आते हैं, रे और से भी आता है, याद रखो। दंतोष्टे में मैंने बोला वह आता है, फे जब जाएगा जब वह ऑप्शन में ना होगा। ओष्टे में आपका ओ ये आता है पे। तो वॉइस आप लोगों को देखिए, ये चित्र ये इस प्रकार से जहाँ से जिसकी वॉइस निकल रही है ये आप लोगों के सामने लगा हुआ भी है। कंठोष्टे में ओ आता है, कंठ ओ, है ना, याद रखो ऐसे। कंठ तालव्य में मैंने बताया कंठ से ताल आ गई, जब रागनी गाई ए से शुरुआत करी, है ना, ई इस प्रकार से। तालव्य चम्मच बजी ताल आ गई, इस प्रकार से तालव्य में, याद रखो, ठीक है ना भैया। चम्मच तालू में लग गई, ई की आवाज आई, ये और से, यानी पूरा का पूरा च वर्ग भी इसमें आता है। तो कंठ में ए स्वर आते हैं, क वर्ग और है हलकारा इसमें, और एक आप लोगों का विसर्ग भी इसी में जाता है। तो ये सारी आप लोग इसका चित्र लेना चाहो चित्र ले लो, मैंने भी सोशल मीडिया से ही इसका चित्र लिया है, ठीक ना, मैंने खुद ने नहीं ये क्रिएट किया है, मैंने भी सोशल मीडिया से शामिल किया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। अब आप लोगों से देखिए वो था स्थान के आधार पे, यह उच्चारण के आधार पे व्यंजन के 8 भेद, ठीक है भैया। चलिए इसमें सबसे पहला नंबर डाल दिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, तो देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आई वायु किसी अव्यय अर्थात शरीर के अंग को स्पर्श करके निकले, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है ना भाई। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आई वायु किसी अव्यय या शरीर के भाग को स्पर्श करके निकले, उन्हें स्पर्शी व्यंजन नाम देते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन आप लोग यहाँ पर प्रॉपर देखिए, ये रहे आपके स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आप लोगों का ध्यान से देखिए, कै टे तय पे कटतप आता है, कै टे तय पे कटतप आता है, कटतप स्पर्शी कटतप, याद रखो, है ना। और प्रत्येक वर्ग के 4 लेटर आते हैं स्पर्शी में, यानी कै खे गै घे, टे ठे डैड है, तै थे दैद है, और पै फे बैब है, याद रखो। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ध्यान से देखना है स्पर्शी व्यंजन को, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर इसमें शामिल नहीं होता और इसमें पूरा च वर्ग भी शामिल नहीं होता। स्पर्शी में च वर्ग नहीं आता और प्रत्येक वर्ग जो होता है इसके च के साथ, मतलब छोड़ के, च को छोड़ के उसके 4 लेटर आते हैं शुरुआत के, पंचमा अक्षर भी नहीं आता स्पर्शी में, ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, जिसे ऊष्म संघर्षी भी हम लोग नाम दे सकते हैं। तो संघर्षी व्यंजन नंबर डाल दीजिए दूसरा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले अर्थात रगड़ के साथ निकले, उन्हें संघर्षी कहते हैं, है ना भैया। ऊष्म संघर्षी भी यही है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अव्यय इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष या रगड़ के साथ बाहर आती है, तो उसे हम लोग संघर्षी नाम देते हैं दोस्त। अब संघर्षी कौन कौन से होते हैं? तीनों प्रकार की सह, सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा। संघर्षी भी बोलते हैं, संघर्ष के साथ रगड़ के साथ वॉइस आती है, ध्यान से देना देखना, है ना। रगड़ के साथ किसमें वॉइस आई थी? तीनों प्रकार की सह और है की वॉइस आई थी। तो क्लियर हो गया संघर्षी भी आपका। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्पर्श संघर्ष, स्पर्शी संघर्ष याद रखो। तो देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है ना भाई, अपेक्षाकृत अधिक, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे।
इसमें आता है च वर्ग। तो देखिए च से चम्मच। तो कभी कभी ऐसा होता है चम्मच, आप लोग एक दावत में गए, दावत में आपने सबसे पहले आप लोग देखिए किसी दावत में जाओगे तो मीठा खाने का मन करेगा, और मीठे में भी सबसे पहले अगर गुलाब जामुन, जिसे हम लोग देसी लैंग्वेज में रसगुल्ला बोलते हैं, अगर रसगुल्ला है तो हम लोग उसे खाने की कोशिश करते हैं। किससे खाओगे रसगुल्ला? चम्मच से। दावत में गए, रसगुल्ला खाने की कोशिश करी चम्मच से। अब रसगुल्ला भाई इतने गर्म कि आपने क्या किया, मुंह में रख लिया रसगुल्ले को। अब मुंह में रख लिया गर्म रसगुल्ला, पब्लिक वहां पे बहुत सारी है, तो वहां क्या हुआ, जैसे ही आपकी जिह्वा से उसने स्पर्श किया, मुंह के भीतर स्पर्श किया, तो संघर्ष हो गया वहां पे। आपके भीतर मुंह के संघर्ष चल रहा है कि भाई इसे बाहर उगलूं या भीतर सटकूं। अगर भीतर सटकूं तो दिक्कत करेगा, बाहर उगलूं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो स्पर्श के साथ संघर्ष हो गया। जैसे ही रसगुल्ले ने मुंह में स्पर्श किया, चम्मच से खाया था, चम्मच का जैसे ही स्पर्श भीतर हुआ, रसगुल्ला इतना गर्म कि संघर्ष हो गया, भाई भीतर गेरूं या फिर बाहर गेरूं। तो याद रखना च छ जय झ, ये चारों के चारों व्यंजन इसमें आते हैं। पंचम अक्षर इसमें शामिल नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। च छ जय झ ये आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, याद रखो। आगे बढ़िए, नासिक्य व्यंजन। अब पढ़ते हैं हम इन नासिक्य व्यंजनों को। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर मैंने आप लोगों को बताया था नासिक्य की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए नासिक्य की संख्या 2 है, 5 है दोस्त। इसमें और भी बढ़ जाती है संख्या। देखिए ये अनुस्वार और चंद बिंदु जो है इसी में आ जाता है ना, इसे नासिक्य ही बोलते हैं। चलिए इसे अंक, 5 इत्यादि जैसे बोलते हैं हम लोग। तो देखिए नासिक्य का मतलब जिनकी वॉइस मुंह प्लस नाक दोनों से निकले। तो नासिक्य का मतलब नाक है ना और मुंह दोनों से वॉइस होकर निकलेगी। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। चलिए और सुन लीजिए, ऐसा व्यंजन होता है यह जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाता है और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, है ना भाई, नासिक्य में शामिल किया जाता है। ध्यान से देख लो। ये आप लोग कहेंगे सर ये तो मुंह भी शामिल है, लेकिन डेफिनेशन में तो कहीं कुछ ऐसा दिया ही हुआ ही नहीं है। तो नासिक्य में भाई नासिक्य वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें नासिक्य कहते हैं। तो इसमें मुंह जो है शायद वो गलत दे रखा है। ऐसा व्यंजन होता है जिसमें नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो, अर्थात मुंह से वायु नहीं निकलेगी, केवल नाक से वायु निकलेगी। ये जो कंडीशन होती है ना, ये नाक और मुंह से ये अनुनासिक की होती है ना। तो इसे आप लोग मुंह को यहाँ से हटा दीजिएगा। वक्त रहते ही मैंने आप लोगों का मुंह यहाँ से हटवा दिया। नासिक्य जो है, नासिक्य नाक से वॉइस निकलेगी, इसमें आप लोग याद रखेंगे नासिक्य है ना, नाक से वॉइस है ना। मुंह से निकलने पर अवरोध हो गए, ध्यान से देख लो, है ना भाई। मुंह इसमें से हटा दीजिएगा, ठीक है, हटा दिया है मैंने। और इसमें आपके व्यंजन जो शामिल किए जाते हैं ये कौन कौन से व्यंजन हैं, तो देख लीजिए। नासिक्य वर्ण प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर है, शामिल करके भी दिखाया है मैंने। और यहाँ देख लीजिए ये कै वर्ग का व्यंजन है, ये आप लोगों का जो व्यंजन है च वर्ग का है, ण न मैं, और इसके साथ साथ में एक अनुस्वर आता है और एक आप लोगों का ये अनुनासिक भी इसी में आता है ना भाई। याद रखना ये चीज भी, ये नासिक्य में ही शामिल किए जाते हैं, ध्यान से देखें, ठीक है भैया। चलो आगे आ जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक की पहचान सुनिए। जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है और पार्श्व के आसपास से वॉइस निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, केवल इतना पूछेगा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो वो है लय। पूछ सकता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है ना भाई, पार्श ही वर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है पार्श्विक होगा भाई। पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है और हवा पार्श, तो यहाँ से भी पार्श्विक। तो ट्रिक से भी इसे आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है ना। लय व्यंजन है पार्श्विक। चलिए प्रकंपित व्यंजन जिसे बोलते हैं उससे समझ लीजिए। प्रकंपित व्यंजन होता है रे। ऐसा व्यंजन होता है ये जिसमें मुंह के एक सक्रिय उच्चारण स्थान, है ना भाई, तो जिसमें मुंह के एक सक्रिय उच्चारण स्थान और किसी अन्य स्थिर उच्चारण स्थान के बीच कपकपी, अर्थात मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ 2 से 3 बार कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, वो प्रकंपित व्यंजन या कपकपी थरथराहट करती है। जैसे रै बोलोगे रै, तो रै बोलने में हमारी जो जीभ है वो वाइब्रेट कर रही है,
तो ये प्रकंपित व्यंजन है, जिसे हम लोग प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, याद रखो। चलिए, लुड्डित व्यंजन होता है रे, तो रे प्रकंपित भी होता है, लुड्डित भी होता है। अच्छा जी, लेकिन लुड्डित नाम कब देते हैं? तो जिन, ये चीन लिखा हुआ है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ बेलन की तरह गोल हो जाती है, वो लुड्डित व्यंजन कहलाता है। तो रे को हम लोग प्रकंपित भी बोलते हैं, रे को हम लोग लुड्डित भी बोलते हैं, लेकिन मैंने दोनों को डिफाइन अलग अलग कर दिया है कि कब वो लुड्डित होगा, है ना, जब गोल हो जाएगी बेलन की तरह जीभ तो लुड्डित, और जब आप लोगों का कपकपी करेगी तो वहां प्रकंपित आप लोगों का होगा। क्लियर। अगला नंबर उच्छिप्त, या जिसे हम लोग बहुत देर से नाम देते चले आ रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन। दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन, तीसरा नाम ताड़नजात व्यंजन, चौथा नाम फेंका हुआ व्यंजन। 4 नाम होते हैं उच्छिप्त के। आप लोगों ने एक ही नाम सुना होगा अभी तक, इसके 4 नाम होते हैं। आप लोगों से ताड़नजात व्यंजन पूछ सकता है, आप लोगों से फेंका हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा फेंका हुआ व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजन। तो देखिए 4 नाम है, ध्यान से देख लो। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, वो आप लोगों के द्विगुण, उच्छिप्त, ताड़नजात या फेंके हुए व्यंजन बोले जाते हैं। जिसमें ये आप लोग देखिए, जैसे कि सड़क बोला, सड़क, कड़क, कढ़ाई, पढ़ाई, बोल के देखो, है ना, एकाएक ऊपर जाएगी फिर झटके के साथ नीचे पड़ाएगी। उच्छिप्त, है ना, ऊपर यानी उच्छिप्त, ऊपर गई और नीचे आ गई, ऐसे याद रखो, उच्छिप्त। चलो, इनका प्रयोग, इनका जो प्रयोग होता है किसी भी शब्द के बीच में, ऐसे देखिए, इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में यह अंत में आता है, कभी ये आरंभ में नहीं आते। उच्छिप्त देखो, ये रड़ा, ये इनका मतलब उच्छिप्त का जो प्रयोग होगा केवल शब्द के बीच में होगा, पहले नहीं होगा। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, संघर्षहीन या अर्धस्वर, जिसे आप लोग संघर्षहीन कह सकते हो, अर्थात जिसे बोलने में संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि हीन का मतलब ही कमी से होता है। या फिर अर्धस्वर भी बोल सकते हैं, आधे स्वर भी। तो देखिए, इसमें ये और वे आते हैं, ये और वे, इन्हें अर्धस्वर बोला जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं उन्हें अर्धस्वर नाम देते हैं। ये मेरी मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है, मैंने टाइप किया था उसमें कहीं कहीं मिस्टेक हो गई है ना। तो संघर्षहीन, जिन व्यंजनों, जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं तो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। संघर्षहीन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल आए तो उसे संघर्षहीन कहते हैं। तो इसमें आपके संघर्षहीन या अर्धस्वर 2 होते हैं, दोनों को एक जगह ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो भाई, आगे आ जाओ। आप लोग अब देखिए, प्राण या श्वास वायु के आधार पर, है ना, व्यंजन के 2 भेद होते हैं। प्राण या श्वास वायु के आधार पर 2 भागों में बढ़ते हैं व्यंजन, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। ठीक है ना भैया। जिनको बोलने में हमारे प्राण कम खींचे अल्प प्राण, जिनको प्राण ज़्यादा जरूरत है, जिनको बोलने में प्राण ज़्यादा खींचे, वो महाप्राण की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं दोस्त। चलो भाई, अल्प प्राण और महाप्राण इनको पढ़ते हैं, एक ही वीडियो में सारा काम तमाम। तो देखिए, अल्प प्राण, ध्यान से पढ़िए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है। देखिए, अल्प का मतलब ही कम से होता है, और बोलते समय मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अल्प प्राण की संख्या दोस्त 20 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 20। चलिए, इसमें सभी स्वर आते हैं अल्प प्राण में, सभी स्वरों को इसमें शामिल किया जाता है अल्प प्राण में। कम समय लगता है बोलने में, और हवा जो है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। चलिए, इनमें सभी स्वर आते हैं। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 20। लेकिन जैसे ही इसमें 11 स्वर को शामिल कर लिया जाता है तो इनकी संख्या 31 तक हो जाती है। देखिए, सारे के सारे स्वर यहाँ पे मैंने लिख दिए, अल्प प्राण में आते हैं सभी स्वर। तो आप लोगों से पूछ सकता है, सभी स्वरों को किस में रखा जाता है? अल्प प्राण में, महाप्राण में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, अल्प प्राण में प्रत्येक जो आपका कचटतप और गजड़दब है उसका कौन कौन सा वर्ण शामिल किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, इसके साथ साथ में ये एक उच्छिप्त, य, रे, ले, वे। अगर शॉर्ट में याद करना है
तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ में एक उच्छिप्त, यर, लव, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं दोस्त। तो देखिए क वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण में ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ट, ठ, ण, पहला, तीसरा, पांचवा। एक उच्छिप्त भी आता है इसमें, है ना, ये उच्छिप्त। त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में, त, थ, द, याद रखो। प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो याद ही रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस एक उच्छिप्त और ये रहे लव, ये अल्प प्राण में आते हैं। ध्यान से देख लो, प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है भैया। चारों अंत्यस्थ व्यंजन ये रहे लव है ना, और एक उच्छिप्त, यहां भी लिखा हुआ है उच्छिप्त, और ये उच्छिप्त मैंने नीचे भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है भैया। तो इनकी संख्या 20 होती है मूल रूप से, लेकिन अगर 11 स्वर जुड़ जाएं तो ये 31 तक हो जाते हैं। पहले आप लोग 20 उत्तर करिएगा, अगर 20 ऑप्शन बनेंगे तब आप लोग अल्प प्राण के लिए 31 ऑप्शन चूज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाप्राण को कवर करते हैं। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है दोस्त। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इस वीडियो में ये पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारा। इस वीडियो में हम लोग व्यंजन को स्पष्ट करेंगे आप लोग को, और अगले पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग स्वरों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। तो आप लोगों को 2 पार्ट मिलेंगे हमारी वर्णमाला से रिलेटेड। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, ठीक है ना, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले, ज्यादा समय अधिक वायु, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। देखिए महा का मतलब ही ज्यादा से होता है, जिनको बोलने में आपके प्राण ज्यादा खींचे। अच्छा, इनकी संख्या महाप्राण, तो महाप्राण की संख्या दोस्त 15 होती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आता कौन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर और चौथा लेटर, ये आपके महाप्राण में आते हैं। तो देखिए यहां पे कचटतप वाली स्थिति, ध्यान से देखिएगा, कचटतप वाली स्थिति में प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर और चौथा लेटर, देखिए प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग का पहला लेटर तो क होता है, दूसरा लेटर ख, और चौथा लेटर घ होता है। च वर्ग का दूसरा लेटर, चौथा लेटर ये रहा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर, लेटर नहीं वर्ण बोलो, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, है ना भाई। प्रत्येक वर्ण का देखो ये रहा, ये रहा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना भाई, ध्यान से लिख लो। दूसरा और चौथा जो आता है वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये महाप्राण में आता है। ध्यान से देखना, एक उच्छिप्त शामिल किया जाता है, ये वाला पहला उच्छिप्त गया था अल्प प्राण में, ये वाला उच्छिप्त महाप्राण में, उसके साथ साथ में तीनों प्रकार की से और है, यानी चारों ऊष्म व्यंजन आप लोगों के महाप्राण में शामिल किए जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण का व्यंजन है, कौन सा अल्प प्राणीय व्यंजन है, ऐसे पूछ सकता है भाई। याद रखना 1 3 5 अल्प प्राण की, यर, लव, एक उच्छिप्त। महाप्राण का आप लोग याद रखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर, चौथा लेटर, इनके साथ साथ में चारों ऊष्म व्यंजन, तीनों प्रकार की से और है, इसके साथ साथ में एक उच्छिप्त ढक्कन वाला, याद रखो, उसमें डलिया वाला था, याद रखने का आप लोगों को देख लीजिए। वर्ग का दूसरा, चौथा, ऊष्म व्यंजन, एक उच्छिप्त। चलिए अब पढ़ते हैं कंपन या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद। जो आप लोग बोलते हो ना वाइब्रेट, कंपन, है ना भाई, तो कंपन या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 2। एक होता है अघोष, एक सघोष या घोष, दोनों एक ही नाम है, ध्यान से देखना है, अघोष, है ना भाई, और एक होता है घोष। अच्छा, ये देखिए अघोष, ए का मतलब होता है कमी से, अर्थात जिनको बोलने में कंपन नहीं होगा, जिनको बोलने में कंपन नहीं होगा वो अघोष में जाएंगी। सघोष यानी घोषणा के साथ, है ना भाई, तो घोषणा जब आप लोग किसी चीज की करते हो तो कांपते हो, तो कंपन यानी कि इसमें आप लोग का वाइब्रेट होगा, है ना भाई। अघोष की पहचान है, इसमें जब आप लोग बोलोगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, और सघोष में आप लोगों की स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तो नंबर पहला अघोष ही डाल दीजिए भाई। तो नंबर पहला अघोष देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जो स्वर तंत्री हैं आप लोगों की उनमें कंपन नहीं होता, ठीक है भैया। या जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास वायु का उपयोग होता है,
उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। याद रखना, ठीक है भैया। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन की पहचान क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीनों प्रकार की स। याद रखना, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण यानी कि कचट तप का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, इसके साथ साथ में तीनों सलयम, षटकोण और सपेरा ये आता है ना भाई। ये आप लोगों का अघोष कहलाता है। चलिए अघोष के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप लोगों से पूछे अघोष की संख्या कितनी है, तो अघोष की संख्या दोस्त 13 है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं नीचे बढ़ता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अघोष में आप लोगों का एक आगत व्यंजन भी शामिल किया जाता है, फैफल, याद रखो। तो प्रत्येक वर्ग देखिए क वर्ग है ना, और ख यानी कि पहला लेटर या पहला वर्ण या दूसरा वर्ण, इस प्रकार से देखिए, है ना भाई। लेटर अंग्रेजी में बोल देते हैं और हिंदी में बोलते हैं वर्ण, याद रखिए, ठीक है भाई। कचट तप यानी देखिएगा कचट तप, कचट तप का पहला और दूसरा, ये देखिए पहला तो कई हो गया, दूसरा ख का वर्ग हो गया, ये आते हैं। इनके साथ साथ में तीनों प्रकार की सह आती है ना भाई। और उस व्यंजन होते हैं तीनों प्रकार की सह। है नहीं आता, ध्यान रखना इसमें, है जाता है सघोष में। ध्यान से देखना, कभी आप लोग इनमें उस व्यंजन को सभी को ढकेलने लगो अघोष में। अघोष में मात्र 13 आते हैं, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तीनों प्रकार की स, है ना। और एक आप लोग का कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप लोगों का जो आगत या नवीन विकसित आप लोग बोलोगे, है ना भाई, तो इसे आगत व्यंजन बोलते हैं। ये आप लोगों का अघोष की कैटेगरी में भी आता है। तो अघोष क्लियर हो गया भैया आप लोगों का। चलिए सघोष या घोष नंबर डाल दीजिए आप लोग। घोष या सघोष, अर्थात घोष का अर्थ है नाद या गूंज। नाद का मतलब गूंज से होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, या जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, गूंज का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। जहां पे नाद का उपयोग या गूंज का उपयोग नहीं होगा वो आपके मतलब अघोष हैं, और जहां पे होगा वो आपके सघोष हैं, याद रखो, ठीक है। उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। आप लोगों से पूछ सकता है 31, क्योंकि इसमें सभी स्वर शामिल होते हैं दोस्त, सभी स्वर। अगर वैसे पूछे तो वैसे इनकी संख्या घोष या सघोष की 20 होती है, लेकिन जैसे ही इसमें 11 स्वर जोड़ दिए जाते हैं तब इनकी संख्या 31 हो जाती है। इसमें सभी स्वर आते हैं, जो सामने ऊपर मैंने लिख रखे हैं, आप लोग देख लीजिए, सभी स्वर इसी में शामिल किए जाते हैं। सभी स्वर, ए, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत इत्यादि, याद रखो। अच्छा, इसमें होता क्या है दोस्त, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ साथ में आप लोगों को ये रे ले वे मिलेगा, ये रे ले और वे, यानी 4 अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे, और एक इसमें है भी आता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इनकी संख्या 31 तक हो जाती है, मूल संख्या इसकी 20 होती है। तो देखिए ये रहे 3 आपके, ये रहे 3, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 और 5 ये होगी 20। लेकिन इनको भी जो आप लोग देखेंगे ना, ये आप लोगों का फल गया था, जो आगत था, आगत व्यंजन, ये फल जो आगत व्यंजन था, ये गया था आप लोगों का किस में गया था, ये गया था अघोष में। लेकिन यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ आप लोग के उच्छिप्त हैं, ढक्कन, डलिया, और ये जो आप लोगों का आगत व्यंजन है, जिनके आगे नुक्ता लगा हुआ है, इसके आगे नुक्ता लगा हुआ है ना, चल गए, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इसे सघोष में रखा जाता है। लेकिन इनकी संख्या काउंट नहीं होती है, केवल आप लोगों को इतना याद रखना कि ये अघोष में और सघोष में आ जाते हैं, ठीक है भैया। तो आप लोगों को याद रखना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, इसके साथ साथ में 4 अंत्यस्थ ये रे ले वे, और इसके साथ साथ में याद रखिएगा है हलकारा, इसी में आता है, सघोष में या घोष में, याद रखो, एक ही नाम है दोनों का। और आप लोग कुछ इसका चित्र खींच सकते हैं, इसका आप लोग फोटो ले सकते हैं। ये मेरी हैंड राइटिंग में खुद मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें जा रहा है ना भाई, क्या क्या किस किस में जा रहा है। तो मैं बार बार इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ऊपर कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ डिजाइनिंग कर रखी है इसकी। क्लियर है, सभी स्वर इसमें जाते हैं आपके सघोष में, जिसे दूसरे नाम से घोष वर्ड भी बोलते हैं। संख्या 31 होती है, मूल संख्या इनकी 20 होती है। चलिए भैया, आप लोगों से पूछे हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले वर्ण कौन सा आता है ना।
आप लोगों से पूछेगा हिंदी शब्दकोश में ये जो आप लोगों का अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर अनुस्वार है, ये जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका उच्चारण किससे पहले होता है? तो इसका उच्चारण ऐसे पहले होता है। अच्छा, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या नाम देते हैं? तो उसे मात्रा नाम देते हैं, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्वर से ही मात्राएं बनती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वृत्तस्य के बारे में। वृत्तस्य, जिनकी वॉइस दांत प्लस मसूड़ा अर्थात दंत मूल या दंत मूल से जहां ऊपर का मसूड़ा व दांत मिलते हैं वहां से निकलती है, वृत्तस्य कहते हैं। तो वृत्तस्य ऐसा व्यंजन होता है जिसे उच्चारित करते समय जिह्वा को ऊपर के वृत्तस्य कटक से छुआ हुआ पाया जाता है या फिर पास लाया हुआ पाया जाता है। इसमें वॉइस जो आती हैं न रे ल से ज, न रे ल से ज आदि शामिल किए जाते हैं। ये वृत्तस्य व्यंजन है, न रे ल से ज, वृत्तस्य न रे ल से ज, है ना। दंत प्लस मसूड़े से वॉइस निकलेगी अर्थात दंत मूल से, या दंत मूल से जहां ऊपर का मसूड़ा व दांत मिलते हों इनसे वॉइस निकलेगी, वृत्तस्य में याद रखिएगा। चलिए अर्ध स्वर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा से पढ़ लीजिए अर्ध स्वर, उसमें और चीजें ऐड कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है, ये और वे, लेकिन पहले ये रे ले वे को अर्ध स्वर माना जाता था प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक भाषाविदों ने केवल ये और वे को ही अर्ध स्वर माना है, आधा स्वर माना है, याद रखना, ठीक ना। अब इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कौवा वौवा इत्यादि इनको समझने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग को ये समझना अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो 2 ये और वे, है ना। पहले कितनी थी? 4, लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार 2 है। आप लोगों से पूछे स्पर्श रहित अर्थात स्पर्श जिसका ना हो, है ना भाई, किसी से, कांकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि कौन सी है? या आप लोगों से पूछे कि ऊष्म संघर्षी, अच्छा ठीक है, वो नाम आ गया इसमें, है हलकारा है, सभी का आंसर। आप लोगों से पूछे स्पर्श रहित ध्वनि है, कांकल्य ध्वनि है, स्वर यंत्रामुखी है, घोष ध्वनि है, ऊष्म संघर्षी ध्वनि है। आप लोगों से किसी भी प्रकार से पूछे, अब क्या घोष ध्वनि में और ऊष्म संघर्षी में और नहीं आते? आते हैं, ठीक है भाई, आते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में ये मिले तो आंसर ये है, याद रखना, ठीक है भैया। चलो आप लोगों का क्लियर करता हूं अगला टॉपिक, नवीन विकसित ध्वनि पूछे जब आप लोगों से कि भाई नवीन विकसित ध्वनि, नव निर्मित ध्वनि, नव विकसित ध्वनि, आगत ध्वनि और आगत व्यंजन, जब आप लोगों से पूछे, जब इनमें से कोई एक नाम दिया हुआ हो, नवीन विकसित ध्वनि पूछे, नव निर्मित ध्वनि पूछे, नव विकसित ध्वनि पूछे, आगत ध्वनि पूछे, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की संख्या तो आप लोगों को पता है जय और फे मानी गई है ना, लेकिन इनकी मूल संख्या कितनी है? इनकी मूल संख्या 5 तथा कुल संख्या 6 है, जो कि हिंदी भाषा में अरबी फारसी से शामिल किए गए हैं, है ना। कौन कौन से? देखिए, जिसके सामने ये लगा हुआ है, ये रही, जिनके सामने आगे बिंदी लगी हुई है, आगे बिंदी का मतलब नुक्ता है। अच्छा ठीक है ना। आप लोगों से ये पूछे ना आगत व्यंजन, तो आगत व्यंजन की संख्या आप लोग 2 बताइएगा भाई, क्योंकि आप लोग की वर्णमाला ने 2 एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब आप लोगों से पूछे नव विकसित ध्वनि, नवनिर्मित ध्वनि, नव विकसित ध्वनि, आगत ध्वनि, है ना, तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना भाई, आप लोग लगा सकते हैं। वैसे इनकी कुल संख्या मुझे नहीं लगता कि पूछी जाएगी, है ना, लेकिन यहाँ इनसे क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी आगत ध्वनि है? तो आगत ध्वनि आई हुई ध्वनि, है ना। तो इनमें आप लोग एक चीज कॉमन है, जिस वर्ण के शुरुआत में यहां पर बिंदी लगी हुई हो वही आगत है, याद समझ लीजिएगा। एक आगत स्वर होता है जिसका उच्चारण इस प्रकार से होता है दोस्त, ठीक है भैया। तो आप लोगों से पूछ सकता है इस टॉपिक से, मूल संख्या ख यानी कै खे ज और फे, लेकिन बिंदी लगी हुई है आगे, कुल संख्या 6 तक हो जाती है, क्योंकि इसमें ए भी शामिल हो जाता है, ये रहा, ये भी शामिल हो जाता है। जब ऊपर दिए हुए नाम देकर पूछे तो उत्तर में इनमें से 1 से 2 ऑप्शन आप लोगों को जरूर दिए हुए होंगे, है ना। उत्तर में 1 से 2 मैं ही पूछ लूंगा कुछ समय बाद आप लोगों से। देखिए कै गे जे और फे ये ध्वनियां किसकी? ये अरबी फारसी से शामिल की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आगत व्यंजन पूछे तो आगत व्यंजन में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा जय और फे, और इनकी संख्या आप लोगों से 2 ही पूछी जाएगी, क्योंकि आपकी वर्णमाला ने 2 आगत व्यंजनों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बाद बाकी शामिल तो बहुत सारे किए हैं हमने, लगभग 5-6 शामिल किए हैं जो कि हिंदी भाषा से दूसरी भाषा में आए हैं। क्लियर हो गया भाई। चलिए इनसे प्रश्न कैसे पूछेगा? नव विकसित ध्वनि जब पूछेगा
तो आप लोगों को ऑप्शन देगा ख और ग। जब आप लोगों से पूछेगा नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है, और जब आगत व्यंजन पूछेगा तो तब आप लोगों को ज और फ ऑप्शन में देगा। ये ऑप्शन से भी आप लोग पहचान सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी पहचान है जिसके सामने बिंदी लगी हुई, जिसके आगे बिंदी लगी हुई हो, जिसके आगे नुक्ता लगा हुआ हो, वही नवविकसित है, याद रखना। अगर आप लोगों से पूछे कि नवीन विकसित वर्ण वो ध्वनि था दोस्त, इसमें वर्ण है, नवीन विकसित वर्ण या नवीन विकसित व्यंजन कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर दोनों उच्छिप्तों में से एक होगा, या फिर दोनों ही उच्छिप्त होंगे। अगर आप लोगों को नवीन विकसित वर्ण पूछता है तो ट्रिक से नोट कर लीजिएगा, या फिर नोट पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। नवीन विकसित ध्वनि पूछे है ना, तो आंसर आप लोगों का ऊपर वालों में से होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे नवीन विकसित वर्ण या नवीन विकसित व्यंजन, तो आप लोगों का याद रखिएगा दोनों उच्छिप्त में से आंसर होगा। चलिए नुक्ता को पढ़ते हैं कि ये बिंदी क्या होती है जी। आगे हिंदी में नुक्ता उस बिंदी को कहते हैं जो अरबी और फारसी से हिंदी भाषा में आए शब्दों की कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के साथ लगाई जाती है। देवनागरी वर्ण देखिए हिंदी के ये रहे क, ख, ग, ज और फ, है ना। वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर अरबी फारसी की ध्वनियां क्रिएट की जाती हैं। देखिए ये रहे जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ, ये अरबी फारसी से रिलेटेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अमानक वर्ण पूछा जाता है कि भाई हिंदी वर्णमाला में एक अमानक वर्ण कौन सा है, तो देखो ये रहा अमानक वर्ण। देखिए वे वर्ण जो पूर्व में तो मान्य रहे परंतु वर्तमान वर्णमाला के दृष्टिकोण से मान्य ना हो, अमानक वर्णमाला अनामानक वर्ण कहलाते हैं। तो अमानक वर्ण में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बनता हुआ, ठीक है ना, वर्ण दिखाई देगा। अगर ये नहीं है तो आप लोग फिर इसे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। भयभट्टी को, भयभट्टी वहां पे आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो भयभट्टी फिर इसका उत्तर होगा। आप लोगों से पूछे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, तो मैंने बताया था श्रेय श्राव को स्थान नहीं दिया गया। अब इससे जो भी बनेगा उसे स्थान मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो उसी से रिलेटेड मैंने शामिल कर लिया। हिंदी की मानक वर्णमाला में श्री को स्थान नहीं दिया गया। आगे देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वि का मतलब दो व्यंजन मिलेंगे जिसमें एक व्यंजन आप लोगों को पहला वाला आधा मिलेगा और दूसरा वाला पूरा मिलेगा। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ हो जाए द्वित्व व्यंजन है, और उनमें से एक हलंत हो और दूसरा, ठीक ना, एक हलंत हो, हलंत का मतलब एक आधा हो, है ना भाई, तो उसे आप लोग कहेंगे द्वित्व व्यंजन। ठीक है भाई, दो समान व्यंजन आएंगे। जैसे कि दिल्ली में देखिए दो व्यंजन है, रस्सी में दो व्यंजन एक जैसे, खट्टा टे टे, पत्ता में तै तै, बच्चा में चे चे, कुत्ता में तै तै, बिल्ली में ले ले, दिल्ली में ले ले। और दिल्ली तो पूछ लिया गया है, दिल्ली में कौन सा व्यंजन है या फिर द्वित्व व्यंजन किस में है, तो दिल्ली में दो व्यंजन, दो व्यंजन मिलेंगे, एक हलंत यानी एक आधा होगा, एक पूरा होगा द्वित्व में। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी से देखिए, पाणिनि ने व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, तो आप लोगों से पूछेगा व्याकरण का ग्रंथ किसने लिखा है, महर्षि पाणिनि ने। क्या कहा गया, जिसे अष्टाध्यायी कहा गया। अष्टाध्यायी किसकी रचना, महर्षि पाणिनि की। पाणिनि किससे कहा जाता है दोस्त, पाणिनि अर्थात व्याकरण का ज्ञाता, याद रखो। अष्टाध्यायी में आपके 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पद हैं। इस प्रकार से आप लोगों से पूछे अष्टाध्यायी में कितने पद हैं, तो 32 पद हैं, है ना भाई, 8 चौक 32। अष्टाध्यायी की नींव पूछे, अष्टाध्यायी की नींव दोस्त माहेश्वर सूत्र है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए शामिल किए हैं। अष्टाध्यायी की नींव माहेश्वर सूत्र है। आप लोगों से पूछे शिव जी के डमरू से कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं, तो 14 ध्वनियाँ निकलती हैं, जिसे महर्षि पाणिनि ने ग्रहण किया और माहेश्वर सूत्र का प्रतिपादन किया है। तो आप लोगों से पूछेगा महर्षि पाणिनि ने किनको ग्रहण कर माहेश्वर सूत्र का प्रतिपादन किया है, तो आप लोग कहेंगे शिव जी के डमरू की 14 ध्वनियों को लेकर किया है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी डिक्शनरी आधारित क्वेश्चन। आप लोगों से हिंदी की डिक्शनरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, अब डिक्शनरी को देखते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शब्दकोश नाम देते हैं, अंग्रेजी में डिक्शनरी बोल देते हैं दोस्त। तो डिक्शनरी जैसे कि ABCD ऐसे लिखा जाता है वर्ण को। तो हिंदी शब्दकोश के क्रम में और हिंदी वर्णमाला के क्रम में बहुत बड़ा डिफरेंट है। हिंदी वर्णमाला का पहला लेटर दोस्त ए अनार, अंतिम लेटर ज्ञानी होता है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही देखिए अनुस्वार से होती है, ठीक ना। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और उसके बाद में कहीं जाके ए आता है। तो आप लोगों से पूछे हिंदी शब्दकोश का पहला क्रम क्या है, हिंदी डिक्शनरी का पहला क्रम, तो आप लोग देखेंगे ये आएगा, जिसके ऊपर एक बिंदी, उससे शुरुआत हुई, बिंदी की संख्या फिर बढ़ गई, 2 बिंदी आ गई, ये आ गया अनुनासिक, ठीक ना। आपका फिर ये आ गया विसर्ग वाला, फिर ए अनार आएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला
का पहला वर्ण ए, लेकिन हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण जिसके ऊपर एक बिंदी आती है यानी कि अनुस्वर होता है। याद रखना, जैसे कि अंग वगैरह लिखते हैं, याद रखो। और अनुनासिक होता है जैसे कि पांच वगैरह लिखते हैं, ठीक ना भैया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद में ऋषि के बाद में ए से एडी, ये फिर तो प्रॉपर वही रहेगा। कै और छत्रक। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश में छत्रक वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार छत्रक वर्ण कै कबूतर के बाद आता है। देखिए कै कबूतर के बाद आ रहा है ये, है ना। वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए ज्ञानी वर्ण इसके बाद आता है। दूसरी चीज, इसे आप लोग वैसे भी याद रख सकते हो, छत्रक किस किस के मेल से बना हुआ है। तो छत्रक में आधा कै प्लस इसमें आपका षटकोण वाला स होता है। तो देखिए इसी से समझ जाइए कि छत्रक किसके बाद आया है, तो कै कबूतर के बाद में छत्रक आया है। जय जहाज गे ज्ञानी, है ना। देखिए ज्ञानी जो वर्ण है वो किस किस के मेल से बना हुआ है, जिसमें आधा जय होता है प्लस अइया वाला ये होता है। तो आप लोग देख लीजिए ज्ञानी से पहले क्या आया है, ज्ञानी से पहले ये आया है। यानी आप लोग देखिए जो उसका संयुक्त रूप है वो उसी से पहला लेटर है ना, जो उसकी उसमें संयुक्त की कैटेगरी में जुड़ा हुआ है। आप लोगों से पूछेगा ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद, तो जय जहाज के बाद आता है। त्रय त्रिशूल किस वर्ण के बाद, तो देखिए त्रय त्रिशूल में आधा तय प्लस र होता है। तो त्रय त्रिशूल के बाद में देखिए कौन सा आया है, तो तय के बाद में त्रय त्रिशूल आया है, तो तय के बाद में ही त्रय त्रिशूल आया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहां से यही चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्रक वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, कै कबूतर के, ठीक है ना। ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, जय जहाज के, है ना। त्रय त्रिशूल किस वर्ण के बाद आता है, तो तय तरबूज के बाद आता है। और आप लोग शब्दकोश का क्रम लिखना चाहो तो पूरा शब्दकोश का क्रम आप लोग लिख लीजिए। इस प्रकार से शब्दकोश लिखी जाती है ना। और लास्ट का वर्ण पूछिएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है, तो वो आप लोगों का है हलकारा है। पहला वर्ण आप लोगों का शब्दकोश के अनुसार ये है और अंतिम वर्ण ये है। दूसरा वर्ण ये है, तीसरा वर्ण आप लोगों का विसर्ग है और चौथे नंबर पे जाके ए अनार आएगा। ध्यान से देख के, हिंदी शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले आने वाला वर्ण, तो सबसे पहले वर्ण ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये आएगा। हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। छत्रक, तो छत्रक आप लोग कहेंगे जी कै कबूतर के बाद, क्योंकि छत्रक वर्ण जो है वो कै कबूतर प्लस षटकोण वाले स के साथ मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश के क्रम में सबसे बाद में कौन सा वर्ण आता है, तो शब्दकोश के क्रम में सबसे बाद में है हलकार आता है दोस्त। हिंदी शब्दकोश के अनुसार ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद में आता है, तो ज्ञानी का आप लोग विग्रह करिए। ज्ञानी में आधा जय जुड़ा हुआ है प्लस अइया ये जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, जय जहाज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब हम इससे आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे स्वरों को, ठीक है। यहाँ आप लोगों का व्यंजन का काम खत्म हो गया। अगर कुछ रह जाता है तो मैं बिल्कुल शामिल करने की कोशिश करूँगा। वैसे स्वर अगले पार्ट में हम लोग आप लोगों को देंगे। पार्ट नंबर 2 इसका रहेगा वर्णमाला का स्वर से। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने व्यंजन और स्वर दोनों को कवर किया है ना। जहाँ व्यंजनों की जरूरत पड़ी वहाँ व्यंजन भी शामिल किए हैं और जहाँ स्वरों की जरूरत पड़ी वहाँ स्वर भी शामिल किए हैं, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। इससे आगे स्वर से रिलेटेड, है ना, हम अगले पार्ट में आप लोगों को वीडियो देंगे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। अगला पार्ट आप लोगों को इसका बहुत जल्द मिल जाएगा। जय हिंद।